तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो नहीं पाया था। लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक किए थे, ये स्प्रिंग वाला पार्ट किए थे। ये क्वेश्चन देख लो फटाफट, सिंपल सा सवाल है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्यूडो फोर्स, देखो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या होगा। देखो दो केस ले रहे हैं। एक पर्सन यहाँ पर, एक इंसान है जो रेस्ट में है, दूसरा पर्सन यहाँ पर है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक कितना है, 2 kg का ब्लॉक है और ये इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है राइट डायरेक्शन में। ओके, सवाल बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कितना वर्क कर रहा है, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक। टोटल वर्क क्या लग रहा है ब्लॉक पे, इन द फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर ए, मतलब कि ए को क्या लग रहा है कि ए के अकॉर्डिंग यहाँ इस पे वर्क डन कितना हो रहा है और बी के अकॉर्डिंग इस पे वर्क डन कितना हो रहा है इन टाइम 2 सेकेंड। ये सवाल है, समझ में आ गया। चलो देखते हैं इसमें, पहले देखते हैं ए के रिस्पेक्ट में। तो देखो ए तो रेस्ट में है, ए जब रेस्ट में है तो इसका मतलब कि ये कोई स्यूडो फोर्स फील नहीं करेगा। स्यूडो कब फील होता है, जब कोई ऑब्जर्वर मोशन में हो। इसमें क्या है, मोशन में है, इसमें चल रहा है, तो इसको स्यूडो फोर्स महसूस होगा, लेकिन इसको कोई स्यूडो फोर्स महसूस नहीं होगा। तो 10 न्यूटन फोर्स लग रही तो उसको सिर्फ 10 ही न्यूटन फील होगा कि हाँ चलो 10 न्यूटन से इसे फोर्स लग रहा है 2 kg पे। ठीक है, तो अब सीधे से वर्क डन निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बस। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने S = ½ AT स्क्वायर लगाया और A चाहिए होगा तो A ऐसे निकाल लिया। एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास होता है। फोर्स 10 न्यूटन का हो गया, मास 2 kg का हो गया, तो 10/2 हो गया। 10/2 किया तो कितना आ गया 5, तो 5 आ गया, तो 5 तुम्हारा हो गया यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो S = ½ AT स्क्वायर होता है, तो हाफ एक्सेलरेशन 5 आ गया, तो 5 रख दिया। टाइम बोला है क्वेश्चन में 2 सेकंड, देखो बोला है 2 सेकंड की निकालना है तो 2 सेकंड हो गया, तो 2 रखा, यहाँ पर आंसर आ गया 10 मीटर। मतलब 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, मैंने बताया कि रेस्ट वाले इंसान के लिए कोई स्यूडो फोर्स फील नहीं होगा, तो ये स्यूडो फोर्स का कोई स्यूडो फोर्स लग ही नहीं रहा है क्योंकि उसको फील ही नहीं हो रहा है, तो 0। टोटल वर्क डन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, टोटल वर्क डन वो कर रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो एक्चुअली बाय 10 न्यूटन फोर्स ही होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, तो फोर्स हो गया 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10, तो 10 × 10 कितना हो गया 100। ठीक है, ये ए की बात हुआ। बी की बात करें तो बी में देखो ये पर्सन है और ये पर्सन 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन से राइट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो सीधी बात है कि देखो जब ये ब्लॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक इस यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो ये सीधी सी बात है ये इधर जा रही होगी ब्लॉक। तो जब ये इधर जा रही है और ये इंसान भी इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो इसको क्या लगेगा कि ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, जो गैप है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ कम होते जा रहा है। एक सेकेंड, जो गैप है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है टाइम, क्योंकि ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी इधर बढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है गैप क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब इसको क्या लग रहा होगा, इसको 10 न्यूटन वाला फील नहीं हो रहा होगा, इसको कुछ और फील हो रहा होगा कि इसका स्पीड कम है। जो इसको लग रहा था कि देखो इसके नज़र में क्या है कि बहुत तेज़ी से बाहर जा रहा है ये, लेकिन इसके नज़र में क्या है कि ये उतनी इसके कंपेयर में उतनी तेज़ी से नहीं जा रहा है क्योंकि ये भी तो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैंने बताया कि ऑब्जर्वर भी अगर मूव कर रहा हो तो उसमें क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स कैसे लिखते हैं, ध्यान समझो। स्यूडो फोर्स हम ऐसे लिखते हैं, स्यूडो, एक सेकेंड, स्यूडो फोर्स जो हम लिखते हैं, स्यूडो फोर्स तो हम ऐसे लिखते हैं। स्यूडो फोर्स ऑफकोर्स ये फोर्स ही तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मास किसका लेंगे तो ब्लॉक का मास हो जाएगा, जो मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास। एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, तो स्यूडो फोर्स आता है। समझ में आ गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो वही किया मैंने, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है 4, तो इंटू 4 कर दिया, तो एम कितना हो गया 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन हुआ स्यूडो फोर्स। समझ में आया, और 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लग ही रहा था। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना हुआ 10 - 8, समझ में आ रहा है ना, 10 इधर लग रहा है और स्यूडो फोर्स को लग रहा है 8, तो 10 - 8 कितना हो गया 2, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। फिर S = ½ AT स्क्वायर कर दिया, हाफ ए रख दिया, ये टाइम 2 सेकंड रखा, सॉल्व किया, 2 मीटर आ गया। अब यहाँ पर वर्क डन 2 कर रहा है। देखो पहले तो ये सिर्फ ये कर रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्यूडो फोर्स कितना कर रहा है, तो वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा, तो देखते हैं। वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स हो जाएगा, कितना लगा रहा है ये 8 लगाया ना, ये 8 न्यूटन, तो 8 लिखा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 लिखा, और सीधी बात है माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो सीधी बात है कि माइनस आएगा। तो कितना हो गया -16 जूल, ये वर्क डन क्या हुआ स्यूडो फोर्स के कारण।
नेक्स्ट कौन कर रहा है, नेक्स्ट एक कर रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, वो तो पता ही कितना कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कितना हो गया, 20 जूल हो गया, तो 20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 2 फोर्स इसमें लग रही है। तो अब नेट टोटल पूछे, टोटल कितना होगा, तो 20 - 16 4, तो 4 जूल का वर्क कर रहा है। तो अब ध्यान से समझो कि अगर मैंने बोला कि क्या वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्या बोलोगे, इज इट फ्रेम डिपेंडेंट, यस और नो, क्या होगा, यस होगा। अभी देखा मैंने कि देखो ये रेस्ट में था तो वर्क, उसी ब्लॉक का वर्क डन ये आ रहा है, और ये इंसान चलने लगा, समझ में आ रहा है, ये इंसान चलने लगा तो वर्क डन क्या हो गया, कुछ और हो गया। मतलब वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। मूविंग फ्रेम है कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है, रेस्ट फ्रेम है, उस पर डिपेंड करता है वर्क डन। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहाँ से रेफरेंस ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एनर्जी पे। वक्त का काम खत्म हो गया, अब एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी में सबसे बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ एम बी स्क्वायर, सबको पता है। ये भी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, सीधी सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है ना। वेलोसिटी अगर पढ़ते हो ना रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये क्या होता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है ना, फ्रेम पे डिपेंड करता है कि कौन रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इट कैंट बी नेगेटिव, ऑफकोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता एनर्जी, पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम तरह का सवाल मैंने लेने की कोशिश की। एक तो इंसान है रेस्ट में, दूसरा वाला इंसान 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इसमें क्या दिया हुआ था, एक्सेलरेशन, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ क्या दिया हुआ है, स्पीड, तो इसमें स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, फिर वही बात 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, 6 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई ब्लॉक की। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। सीधी बात है कि इसको क्या लग रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या लग रहा है इस पे, और इसको क्या लग रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या लग रहा है इस पे, क्योंकि मैंने अभी बोला कि फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये अगर रेस्ट में होगा तो कुछ और लग सकता है, और कोई अगर मोशन में हो तो उसको कुछ और लगेगा काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं, तो ए को देखते हैं पहले तो ये रेस्ट में है, तो रेस्ट वाले को क्या लगेगा, जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा होगा, कोई इसका सीडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर, रिलेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर। तो सीधी बात है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, हाफ इंटू मास 5 kg, और 6 का 6 हो गया, 6 का स्क्वायर किया तो 36, सॉल्व किया तो 90 जूल। तो ये रेस्ट वाले को लग रहा होगा। जबकि बी वाला जो इंसान है, जो ये इंसान है जो कि 1 मीटर से जा रहा है, तो ध्यान समझो, ये भी 1 मीटर से जा रहा है और ये भी 6 मीटर से आगे बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है कि डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगेगा। रिलेटिव में क्या बोलता है, बेसिक से रिलेटिव पढ़े भी होगे कि अगर सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या करते हैं, माइनस। तो वही किया मैंने, 6 इधर है और 1 इधर है, तो 6 - 1 यहाँ ये रखोगे, ना कि 6 ना कि 1, क्या रखोगे, 6 - 1 रखोगे, रिलेटिव वाला। तो 6 - 1 रखो, मास तो 5 ही है तो 5 ही रख दिया, और सॉल्व किया तो आ गया इसमें 62.5। तो देखा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रेम पे। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम, अब समझना इसमें, यही पूरा वर्क एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सिर्फ वर्क एनर्जी का नहीं करूँगा मैं कहूँगा पूरे फिजिक्स में जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि दिल घबराने लगे एग्जाम को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए, आंख बंद करके एक बार तो ट्राई मार दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते समय ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, ये लिख देना है फॉर्मूला और प्रोसीड कर देना है। जब इतना नहीं सोच पाए कि क्वेश्चन क्या है, तो उतना भी मत सोचो, एक बार ट्राई मार के देखो, क्या पता आंसर आ जाए। तो ये बेसिक रूल है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का, ये मेरा तरीका है, समझ में आ रहा है। तो देखो, वर्क डन टोटल, मतलब टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का तरीका होता है कि हाँ टोटल वर्क डन लिखना है, काइनेटिक एनर्जी लेना है, वो है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था अभी, ठीक है। खैर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, ये हो गया। और ये भी याद रखना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ इंटू वी आता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये भी याद रख सकते हो। लेकिन हाँ, थियरम ये है, ठीक है। तो ध्यान देना कि टोटल वर्क डन मतलब कि जो फोर्स लग रहा होगा उस पार्टिकल पे या ऑब्जेक्ट पे, वो टोटल फोर्स का वर्क डन निकाल कर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देना, ठीक है। देखेंगे अभी कैसे करना होता है। खैर, अब देखो, वर्क डन अगर टोटल अगर पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। अगर घट रही होती, मतलब वर्क डन टोटल क्या होता है, नेगेटिव है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। अगर जीरो है तो इसका मतलब कि फाइनल और इनिशियल क्या है, सेम है, तभी तो सेम होगा, तभी तो जीरो होगा। माइनस ये क्वांटिटी सेम होगी तभी माइनस होकर जीरो आएगी। तो हाँ, तो रिमेंस अनचेंज, तो मतलब फाइनल और इनिशियल में कोई चेंज नहीं आया है काइनेटिक एनर्जी में।
वर्क न्यूज थ्योरम कैन बी अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम में भी आराम से तुम लगा सकते हो बिना संकोच के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई वर्क न्यूज थ्योरम कैसे लगाओगे? पहला स्टेप एफबीडी, एफबीडी बनाना बच्चों का खेल है, कर लोगे। एफबीडी मन में ही बन जाएगा, कोई इसको बनाना भी जरूरत नहीं है। वर्क न्यूज थ्योरम जिस पे लगाना है, जहाँ पर लगाना है, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है वो, जिस पार्टिकल की बात कर रहा है वहाँ उसका एफबीडी बना दो। एफबीडी बनाने के बाद वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन दैट सिस्टम, मतलब कि उस पर क्या क्या, उस पार्टिकल जिसका एफबीडी बनाया हो तुमने, उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो जब एफबीडी बनाओगे तो दिख ही जाएगा क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और उसका वर्क डन निकाल लो। वर्क डन क्या होगा, उस फोर्स तो अभी देख लिया तुमने, उसका डिस्प्लेसमेंट देख लो, फिर एफ इनटू एस कर दो, बस हो गया। फिर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, और फिर ये फॉर्मूला में सब चीज़ रख दो, जो वर्क डन टोटल आए यहाँ से और जो ये आया यहाँ से रख दो, बस हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। कब लगाएं WET, मतलब वर्किंग थ्योरम कब लगाएं और कब लगाएं NLM? तो देखो सीधी सी बात है, वर्किंग थ्योरम तुम कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। बट मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनो एक बार, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। FAT, फैट, फैट मतलब कि F से फोर्स, A से एक्सेलरेशन और T से टाइम। अगर ये निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया जाए तो NLM कर लो, ठीक है, NLM कर लो। NLM काइनेमैटिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो लगा लो, समझ में आ रहा है? फैट जब पूछो, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम पूछे तो ये कर लो। कैसे आप बोलोगे कैसे याद रहेगा? तो बहुत सिंपल से बात है, मैकेनिक्स याद रहेगा ना, कि हम मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, मैकेनिक्स से क्वेश्चन है तो सर याद रखना कि सर ने बोला था कि फैट अगर निकालना हो तो NLM काइनेमैटिक्स लगा के देखो। हाँ, पहला अप्रोच में बोल रहा हूँ कि NLM और काइनेमैटिक्स लगा के देखो। अगर नहीं हुआ तो वर्किंग थ्योरम तो है ही बगल में, जब मन वो उठा के लगा दो, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि सीधी बात है कि F इक्वल टू एम ए आता है, डायरेक्ट हो जाएगा, वो नेट फोर्स निकालो, MA करो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और टाइम पूछे तो यहाँ dV/dt होता है, टाइम भी निकल जाएगा अगर इंटीग्रेट कर दिया इसको तो, ठीक है, अगर इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट दिया रहेगा तो। खैर, जब वेलोसिटी, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वर्किंग थ्योरम लगा दो, क्योंकि सीधी बात है कि वर्क डन टोटल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के पास ही स्पीड, वेलोसिटी, ये सब काइनेटिक एनर्जी छुपा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जब ये होगा डायरेक्ट लगा दो वर्किंग थ्योरम, जब ये पूछे तो। दूसरी बात, जब लेंथ या डिस्टेंस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पूछता है ना, कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा स्प्रिंग का, या मिनिमम एक्सटेंशन क्या होगा स्प्रिंग का, या कितनी दूर जाएगी बॉल, या वगैरह वगैरह चीज़ें, या कितनी कहाँ जाके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है मैंने स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये जहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम आ जाए, कि कहाँ पर कितना देर पे लेंथ मैक्सिमम होगा, कहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वहाँ पर वर्किंग थ्योरम एकदम फटाक से लगा दो। समझ में आ गया? ठीक है। और यहाँ में मैंने ये लिखा है कि डेरिवेटिव वेलोसिटी और स्पीड जीरो। सीधी बात है कि जब भी हम क्या करते हैं, लेंथ मैक्सिमाइज करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे लेंथ को dl/dt किया तो क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा तुम्हारा, वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है, वेलोसिटी आएगा, स्पीड आएगा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब डिफरेंशिएट करते हैं और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो वो टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक फिर से बोल दे, नहीं समझ में आया होगा। देखो, लेंथ और डिस्टेंस जो लास्ट वाला पॉइंट है, मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव क्या हो, जीरो हो। ठीक है ना, मैथमेटिकल टर्म बता रहे, बाकी तो समझ में आ गया इससे पहले, सही बात है, उतना ही काम आएगा क्वेश्चन में, लेकिन मैं मैथमेटिकल बता रहा हूँ मैं। तो मतलब कभी भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना, उसका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। तो dl/dt। अब वो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि डबल डिफरेंशिएट करके उसको वो चेक करो कि माइनस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बेसिक समझा रहा हूँ। तो dl/dt इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, dl/dt इक्वल टू वेलोसिटी। तो कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमा पूछे, लेंथ मैक्सिमा करना है, मतलब उसको डिफरेंशिएट, उसका डिफरेंशिएशन टाइम के इसमें जीरो आ गया तो वो मैक्सिमम मिल गया। जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ गया, जिस पोजीशन पे वो जीरो हो गया, तो अब इसको ये हमें पता है कि इसको डिफरेंशिएट क्या होता है। अरे ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी तो है, तो ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो l डिस्टेंस ही हुआ, तो क्या देगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जहाँ पर जीरो हो गया वहाँ पर क्या आएगा, लेंथ मैक्सिमम आएगा। फिर सुनो, वेलोसिटी जहाँ पर जीरो हो गया, फिर से सुनो, वेलोसिटी जहाँ पर जीरो हो गया, फिर से सुनो, वेलोसिटी जहाँ पर जीरो हो गया वहाँ पर लेंथ मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है, उस तरह जब स्पीड या वेलोसिटी मैक्सिमा करने के लिए पूछे या मिनिमा करने के लिए पूछे तो W लगा दो। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। देखो, द स्पीड ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए पूछे तो पहले वहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो का ही समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस चीज़ का डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो जीरो होना चाहिए। और हमें पता है कि dt कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो a इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये अगर मैक्सिमा, अगर कोई चीज़ मैक्सिमा करना है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जीरो है। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं dy/dt इक्वल टू जीरो या एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, बात एक ही है, तो वही एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो हो गया।
तो एक्सेशन जीरो कहाँ पर वो फाइंड कर लोगे एनएलएम लगा के। देखिए एक्सेशन जीरो कहाँ होगा बाय यूजिंग एनएलएम निकाल के वो पोजीशन फाइंड कर लो और उसके बाद वर्किंग थ्योरम लगा दो, ठीक है, उससे वेलोसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। देखेंगे अभी क्वेश्चन में कैसे करना है। बस ध्यान में अभी मेन मुद्दा ये जो मैंने बोला क्या करना है कि फैट अगर निकालना हो फोर्स एक्सेशन टाइम तो एनएलएम लगा दो और उसके बाद नहीं हुआ तो वर्किंग थ्योरम लगा देना। लेकिन अगर वेलोसिटी मैक्सिमम पूछे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछे या लेंथ स्पीड या डिस्टेंस ये सब मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो वर्किंग थ्योरम सबसे पहले अटेम्प्ट करना सॉल्व करने के, उसके बाद तो नहीं होगा तो फिर एनएलएम वगैरह जो भी जुगाड़ है वो अलग बात है। तो मैंने ये लिखा है, ये पढ़ लो एक बार, ठीक है, जो तुम्हें डाउट होगा उस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो तो क्वेश्चन देखते हैं वर्किंग थ्योरम कैसे लगाते हैं। बहुत बेसिक सवाल उठाते हैं। पहले एक बॉल है या पार्टिकल है, इसका मास m है और h हाइट है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा होगा फोर्स, एक ही फोर्स लग रहा है, सीधी सी बात है, नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी लग रही है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना वर्क डन कर रही है तो mgh कर रही है, mg क्या हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h हाइट दिया हुआ है तो h हो गया और ये प्लस में होगा, सीधी सी बात है क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट नीचे और फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो दोनों क्या हो गया सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आ गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, तो जो हमें निकालना है कि जस्ट बिफोर हीट रीचिंग द ग्राउंड क्या वेलोसिटी होगी ये निकालना है, तो हाफ mv² हो गया। और इनिशियल जीरो होगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिलीज किया गया है, तो मतलब क्या हो गया इनिशियल जीरो हो गया। सॉल्व किया तो v = √2gh आ गया। इस पर ध्यान देना कि डजंट डिपेंड ऑन मास, कि कहीं भी मास का टर्म नहीं आया है, मतलब वेलोसिटी हमेशा क्या होगा √2gh ही होगा। मास इसका m हो, 2m हो, 4m हो, 6m हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे सवाल है कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल तुम्हें दिख रहा है, ये पार्टिकल यहाँ देख लो पहले, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहले v0 स्पीड से इनिशियल स्पीड से जा रहा है, मास इसका m है, ऊपर की तरफ फेंका गया है और फिर फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। सब मैक्सिमम हाइट इसका क्या होगा, तो बहुत सिंपल सवाल है कि मैक्सिमम हाइट पूछा, अभी जस्ट मैंने बोला मैक्सिमम पूछा तो क्या करना पड़ेगा वर्किंग थ्योरम लगा देना पड़ेगा बिना सोचे, तो लगा दो इसको। क्या करोगे, ये ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाके फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा, ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि वेलोसिटी जीरो होती है, मैक्सिमम पे क्या होती है वेलोसिटी जीरो होती है। तो अब सीधे लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि अब इसमें कोई कुछ और काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है तो ग्रेविटी लग गया। कुछ और काम कर रहा होता तो वो भी लिखना पड़ता है यहाँ प्लस करके, ठीक है, अभी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दिया। यहाँ mgh माइनस में होगा, माइनस क्यों होगा क्योंकि mg तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेस जा कहाँ रहा है ब्लॉक ऊपर, तो फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये ध्यान देना। फिर फाइनल क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि अभी मैंने बोला कि मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा जीरो। मैक्सिमम हाइट ही क्यों देखना है, क्योंकि वही तो निकालना है, मैक्सिमम हाइट पे ही देखना है, तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गया। इनिशियल क्या होगा हाफ mv0 दिखा हुआ है, इनिशियल स्पीड क्या है v0, तो हाफ mv0² हो गया। तो h निकालना, हाइट निकालना है, तो हाइट कितना हो गया, इसको काट mm काट दिया और सॉल्व किया v²/2g आ गया। तो देखो ये हाइट भी डिपेंड नहीं करता मास पे, ठीक है, डजंट डिपेंड ऑन मास, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल है, फिर इसमें यहाँ पर वेज है, यहाँ पर थीटा एंगल पे है और ये तुम्हारा ब्लॉक है और यहाँ पर लेंथ जो है वो L है। तो बताना है कि द स्मॉल ब्लॉक को रिलीज़ किया मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट B, तो B पे बताना है कि क्या उसका वेलोसिटी होगा। तो इसमें क्या क्या वर्क डन कर रहा है, सीधी बात है, नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस वेज के कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल भी लग रहा होगा, तो नॉर्मल भी लिख दिया, ठीक है, और प्लस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया। तो ग्रेविटी कितना कर रहा होगा, तो देखो ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी कितना लग रहा है mg sin थीटा लगता है, हमें पता है ये सब तो बेसिक है, mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ L डिस्प्लेसमेंट, तो mg sin थीटा इंटू L हो गया वर्क डन। और नॉर्मल को क्या है जीरो का, सीधी बात है कि नॉर्मल क्या लगता है ऐसे, नॉर्मल ऊपर लगता है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो इधर, तो एंगल कितना बना 90 बनेगा, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। हाफ mv² मतलब कि फाइनल यहाँ पर हाफ mv² जो हमें निकालना है वो हो गया। इनिशियल जीरो होगा क्यों, क्योंकि रिलीज किया गया तो इनिशियल जीरो होगा। सॉल्व किया तो √2gl sin थीटा आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रिक्शन होता, अगर इसमें क्वेश्चन में म्यू जीरो ना होकर म्यू का कुछ वैल्यू होता तो बहुत सिंपल है, फिर भी क्या आता, ग्रेविटी तो होता ही, नॉर्मल का नॉर्मल होता ही, बस ये फ्रिक्शन आ जाता, बाकी है कि वही चीज़ हो गया। mg sin थीटा इंटू L हो जाता, जो भी लिखा है यहाँ पर वही चीज़ है। वर्क नॉर्मल जीरो हो गया। हाँ, फ्रिक्शन कितना होता, तो फ्रिक्शन सीधे बताए थे, फटाफट देख लो। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किधर लगता है, इधर लगता है फ्रिक्शन, लिखता है ना इधर, तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू n होता है। यहाँ पर नॉर्मल बनाएगा तो FBD ऐसे बनेगा, n इधर, यहाँ mg sin थीटा और यहाँ क्या बना mg cos थीटा। तो n किसके बराबर हो गया, n बराबर हो गया mg cos थीटा के, तो mg cos थीटा, तो क्या हो जाएगा म्यू mg
कॉस थीटा, एन को रिप्लेस कर दिया, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल डिस्प्लेसमेंट हुआ, पूरे लग रहा है ना ये एल, तो हाँ तो ये एल हो गया डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो इसलिए माइनस साइन आया, तो फ्रिक्शन में माइनस साइन आता है वर्क डन में, ये ध्यान रखना। फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, फाइनल क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल क्या होगा जीरो होगा क्योंकि रिलीज किया गया था, तो फिर वही बात हो गया, और फिर वहाँ से काट छाट कर जो भी मास काट छाट कर वेलोसिटी निकाल लिया, वो आंसर ये आ गया, सिंपल है। अब वैल्यू दी रहेगी, मान लो एल दिया रहेगा या म्यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, तो वैल्यू पुट करके जो भी न्यूमेरिकल में आंसर आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर एक यहाँ पर पार्टिकल है, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया बी पे, ठीक है, तो बताना है कि उसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पे क्या होगी। तो फिर बात आगे कि वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें, तो मैंने फिर से बोला कि वेलोसिटी वगैरह ये सब चीज़ निकालनी हो तो वर्किंग थ्योरम लगा सकते हो बहुत आराम से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, और ये सब तो क्या क्या लग रहा है देख लो एक बार, क्या नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी कर रहे हैं तो ग्रेविटी हो गया, नॉर्मल क्यों कॉन्टैक्ट में इसके कॉन्टैक्ट में पूरे टाइम, तो ये हो गया नॉर्मल भी लग रहा है, फाइनल इनिशियल हो गया। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो फोर्स कितना लग रहा है mg लग रहा है, और डिस्प्लेस कितना हुआ r, डिस्प्लेसमेंट देखो ये मत डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि ये है शॉर्टेस्ट पाथ, ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, ये रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे आया ये बॉल, यहाँ r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मत लेना, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस मत ले लेना, कौन सा लेना है रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाला, कितना है r है। ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि ये पार्टिकल है, अगर ये स्फीयर होता इसका रेडियस होता तो हम यहाँ क्या लेते r माइनस, यहाँ क्या लेते हैं यहाँ पर कितना इतना ही हट लेते सिर्फ, तो कितना होता है ये r माइनस आर लेते हैं, और यहाँ r माइनस आर लिखते हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर चुके हम लोग पिछले वीडियो में, ठीक है। नॉर्मल जीरो होगा, और यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर जो होगा, और इनिशियल जीरो होगा, क्यों होगा, ठीक है, ये रिलीज़ किया गया है एक्चुअली, क्वेश्चन में मेंशन होगा रिलीज़ किया गया है या छोड़ा गया है ऐसा कुछ है, तभी जीरो होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट जीरो, क्वेश्चन में लिखा भी नहीं होगा कोई पूछ किया ऐसा कुछ, तो जीरो होगा इनिशियल, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट टू जी आर, ओके, इतना आ गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो बात आए तो ले ही लिया ना, हाँ देखो स्फीयर है, तो क्या करेंगे, बता दिया अभी जैसे बता दिया, क्या करेंगे r माइनस आर हो जाएगा, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस देखना होता है, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा से यहाँ तक तो r है, और ये रेडियस इसका इस स्फीयर का रेडियस r है, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ कितना हुआ r माइनस आर हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सेंटर से इसके सेंटर का डिस्प्लेसमेंट देखना है, सेंटर के, ठीक है, तो ये आ गया, और हाफ एम वी स्क्वायर, तो v इक्वल टू सॉल्व किया तो इतना आ गया, बस ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, बढ़िया है, v नॉट इसकी स्पीड है, ओके ठीक है, ये भी ठीक है, ऑन रफ सरफेस मतलब फ्रिक्शन है, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो फिर वर्किंग थ्योरम लगा देंगे, ग्रेविटी लग रही है, अब ग्रेविटी तो लग भी नहीं रही क्योंकि सीधी बात है कि लग रही है, लेकिन ऑफकोर्स उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि mg है और इधर बस डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये तो जीरो हो गया। नॉर्मल ऑफकोर्स मैंने बताया कि नॉर्मल क्या लगता है, नॉर्मल इधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तब ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया जीरो हो गया, सिर्फ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब सवाल में यह आता है कि फ्रिक्शन चला कैसे रहा है इसको आगे, तो फ्रिक्शन नहीं चला रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा होगा, ऐसा समझो कि किसी ने इसको धक्का मार के छोड़ दिया है, ठीक है, और धक्का मार के छोड़ दिया, लेकिन जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ फ्रिक्शन ही लगते हुए दिख रहा है, ठीक है, और कुछ लगते हुए दिख नहीं रहा है। ऐसा समझो, मान लो तुमने यहाँ पर खड़े थे, सॉरी क्या हो जा रहा है बीच में, ठीक है, देखो मान लो कि यहाँ पर कोई इंसान था, तुम नहीं, कोई इंसान मान लो, अरे यार हाँ, कोई मान लो कि यहाँ पर इंसान खड़ा था, उसने इसमें धक्का दे दिया, तुम यहाँ पर हो, तुम्हें यहाँ से कुछ ये इसके इधर कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये ब्लॉक धक्का दिया तो ये ब्लॉक तुम्हें यहाँ आते हुए दिखा, जब तुम्हें ये ब्लॉक दिखा तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी किधर था, इधर, तुम्हें पता ही नहीं है किसी ने धक्का दिया कि क्या दिया, ठीक है। तुम्हें क्यों नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। तो तुम्हारी नज़र से क्या दिख रहा होगा कि इसमें बस एक फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये चल रहा है तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन लग ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर रफ सरफेस है, ठीक है। तो बस तो तुम्हारे नज़र में बस यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। पहले भले ही कोई लगाया हो, वो बात अलग है, वो बात उसकी चर्चा क्वेश्चन में किया ही नहीं है, तो सोचना भी नहीं है कि कोई लगाया होगा, ये सब नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन मेंशन है वो दिमाग वही लगाना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू एन होता है, तो म्यू mg इधर, नॉर्मल किसके बराबर हो गया, नॉर्मल mg के बराबर, तो म्यू mg हो गया, डिस्टेंस मान लिया s हुआ तो s हो गया, फाइनल जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछ रहा है कि ट्रैवल, तो ट्रैवल मतलब क्या कि कहीं जाकर रुका होगा तभी तो डिस्टेंस मेजर करोगे, कहीं जाकर रुका होगा तभी तो ट्रैवल कितना ट्रैवल हुआ मेजर कर पाओगे, तो इसका मतलब कि फाइनल कहीं जीरो हुआ, सब समझो, लैंग्वेज समझो, कहीं पर जाकर रुका होगा तभी तो ट्रैवल्ड
बोल रहा है ट्रैवल्ड, मतलब कहीं पर रुका होगा, तो फाइनल क्या हो गया 0। इनिशियल हाफ एम बी नोट दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। काट छाट के मास काट दिया और सॉल्व किया, तो एस इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखते हैं क्या कर रहा है। तो भी सिंपल ही सवाल है, पार्टिकल है यहाँ पर, ए पार्टिकल है और फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, कोई फ्रिक्शन है मतलब फ्रिक्शन नहीं है कहीं पर, ठीक है, ए बी सी कहीं पर भी। जेंटली पुश, अब देखो वर्ड समझ, जेंटली पुश का मतलब यही होता है कि इसको धीरे से धक्का दिया, धीरे से धक्का दिया है, मतलब वेलोसिटी इसकी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। इसे वर्ड पकड़ो, रिलीज लिखा होगा, जेंटली पुश लिखा होगा, है ना, ड्रॉप लिखा होगा, तो ये सब मतलब क्या कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो इनिशियल 0 है तो यहाँ u 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट की तरफ धक्का दिया तो इस तरफ हुआ। और बताना है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट बी, तो बी पे जब यहाँ पर बॉल पहुंच जाए तो वेलोसिटी बतानी है, तो फिर से वेलोसिटी बतानी है, तो फिर से वर्क थ्योरम क्या क्या लग रहा है, नीचे क्यों गिर रहा है, वो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंसान ने धक्का दिया तो जेंटली पुश है, लेकिन वो वर्क डन नहीं आया क्योंकि जेंटली पुश्ड है। ठीक है, जेंटली पुश है तो इग्नोर करो उस चीज़ को कि वो धक्का भी कुछ नहीं दिया है, समझ में आ रहा है, तो वो वर्क डन नहीं काउंट करना है इसमें। तो ग्रेविटी हुआ और नॉर्मल, ऐसे भी काउंट हमें ए से भी करना है, तो गिरते समय तो ऐसे भी लग ही नहीं रहा है वो फोर्स जो इंसान ने लगाया था, वो तो शुरू में लगाया था। ठीक है, खैर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी कितना हो गया एम जी, और एच हाइट क्या होगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर में डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस तो कितना होगा, ये 1 है और ये 0.5 है, तो 1 में 0.5 घटा देंगे तो वही हो जाएगा 0.5, तो वही 1 - 0.5 लिखा मैंने, ये वाला। ठीक है, और नॉर्मल कितना होगा 0, सीधी सी बात है कि नॉर्मल हमेशा, जैसे एक बार ई ब्लॉक है यहाँ पर तो नॉर्मल इधर हुआ और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री नॉर्मल हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा जब बी पे रीच करेगा, जो हमें निकालना है एक्चुअली, और इनिशियल 0 होगा क्योंकि जेंटली पुश किया गया है। ठीक है, सॉल्व किया, काटा छाटा इसको, मास कैंसिल हो गया, सब ये सब कैंसिल हो गया और ये सब आया, तो v इक्वल टू √10 आ गया। इसमें डायरेक्ट लगा सकते थे, v इक्वल टू √2gs भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और वो h बताइए हमें कि कितना है, 1/2 है ना, h हाफ 0.5 है ना, हाँ ये चीज़ कितना है 1 - 0.5, मतलब कि 0.5 इक्वल टू 1/2, तो हाँ तो 1/2, तो 1/2 की आ गया आंसर। ठीक है, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो डायरेक्ट, जो भी। खैर आगे बढ़ते हैं। एक होलो स्फेरिकल बॉल है जिसका मास, ठीक है, डेंसिटी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, रोल अप का मतलब समझाते हैं अभी। कर्व सरफेस पे रोल कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर। मैक्सिमम हाइट बताना है कि इनिशियल पोजीशन कवर्ड बाय इट विल। ठीक है, तो ये देखो, ये स्फेरिकल बॉल है और ये आगे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना कवर कर लेगा, ये बताना है इस स्पीड के साथ। तो देखो दो चीज़ पकड़ना है, कैचिंग पॉइंट क्या है, पहले बात तो स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल है, इसका मतलब कि इसका खुद का मास भी होगा और रेडियस भी होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा रोल अप का मतलब हो गया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा इसमें। ठीक है, अभी तक हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ रहे थे, अब आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो रोटेशन का लगता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, खैर अगर ये नहीं होता, मतलब रोल अप नहीं लिखा होता, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का टर्म भी नहीं आता, सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर से काम जिसे कर रहे थे अभी तक कर लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाई, देखो क्या क्या लग रहा है इसमें, ऊपर जा रहा है तो क्या लग रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी लग रहा है, लेकिन अपोजिट लग रहा है क्योंकि एम जी तो नीचे है ना और जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो निगेटिव आ गया यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल ऑफकोर्स 0 होगा क्योंकि सीधी बात है कि कहीं भी गया तो नॉर्मल इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। फाइनल क्या होगा, तो फाइनल 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट बोल रहा है, मैक्सिमम पे क्या होता है वेलोसिटी 0 होता है, तो 0 हो गया। ठीक है, और इनिशियल में क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर तो होगा ही, और रोल कर रहा है इसी कारण हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, अब एम जी एच हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर, और आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखना है, हमें लिखना है होलो स्फेरिकल बॉल का। तो होलो स्फेरिकल कितना होता है 2/3 mr² होता है। अगर वही सॉलिड होता है तो क्या होता है 2/5 mr² होता है, सब याद रखना। ठीक है, और रोटेशन पढ़े हो गए तो ध्यान में आ जाएगा। खैर, तो आई हो गया, आई कितना हो गया 2/3 mr² और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा को वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा को लिख सकते हैं v/r लिख सकते हैं, v²/r²। ठीक है, यहाँ पर मास कैंसिल किया, सॉल्व किया, बेसिकली कैलकुलेशन किया थोड़ा सा, और h आ गया 5v²/6g, जो हाइट ही तो निकालना था, और v दिया हुआ था क्वेश्चन में 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था तो रख दिया और इसको काट छट किया, 3/4 मीटर आ गया। एक्चुअली सेंटीमीटर में तुम्हें निकालना, सेंटीमीटर में निकालना था, तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 75 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h1 से ड्रॉप किया गया। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स टू हाइट h2 को तक रिबाउंड हुआ, मतलब कि यहाँ से यहाँ एक बॉल फेंका गया उछल कर, फिर ये यहीं तक आया, मान लो h2 तक। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 4,
मतलब कि दो वेलोसिटी की बात कर रही है, ये बात कर रहा है जस्ट बिफोर हीटिंग और जस्ट आफ्टर हीटिंग द ग्राउंड, ठीक है, वो 4 है। तो V1/V2 मैंने मान लिया कि 4 है, ठीक है। V1 को मान लिया ये जस्ट बिफोर और V2 मान लिया आफ्टर हीटिंग, ठीक है। ओके, अब बोल रहा है कि परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जो अच्छा दिया हुआ x/4 है और x की वैल्यू बताना है कि कितना परसेंट लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी, x/4 हुआ और x की वैल्यू कितनी होगी। तो परसेंटेज लॉस कैसे, किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, किसी का लॉस ऐसे निकालते हैं। तो बस रख दिया परसेंटेज लॉस, क्वेश्चन में दिया था x/4, तो x/4 का x/4 लग दिया। फाइनल ये क्या होता है, हाफ mv² होता है ना, तो फाइनल क्या था V2 था ना, तो V2 का स्क्वायर हो गया, तो वही लिख दिया हाफ mv²। इनिशियल को क्या कर दिया V1 लिख दिया, और इनिशियल फिर यहाँ पे इनिशियल होता है फिर इनिशियल लिख दिया। इसमें काट छाट का क्या कुछ 100 ये होगा, मास 2 सब कैंसिल ही हो गया, तो बचा ये बेसिकली। अब यहाँ पर देखोगे तो मैंने क्या किया, 100 को यहाँ ले आया, 100 को इधर ले आया तो क्या हो गया 400 हो गया, ठीक है। और V2 इसको इससे किया और इसको इससे किया, तो इसको इससे किया तो V2/V1 का स्क्वायर हो गया, इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, बेसिक कैलकुलेशन ये सब। फिर V1/V2 4 दिया हुआ है, तो मतलब V2/V1 कितना हो गया 1/4, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, तो 1/16, तो वही 1/16 यहाँ पर आ गया। सॉल्व किया तो -15/16 आ गया, और x निकालना तो x कितना हो गया -15/16 बाई इंटू 400, इसको सॉल्व किया तो -375 आ गया। अब ध्यान देना कि क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है कि परसेंटेज लॉस हुआ है, लॉस हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर भी माइनस में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि परसेंटेज लॉस हुआ है तो आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा 375 ही होगा, माइनस मत दे देना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लॉस पहले ही पूछ चुका है। अगर ये पूछता कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है तो होता है -375, समझ में आ गया। चेंज नहीं पूछा, लॉस पहले लिख दिया तो पॉजिटिव लिखना है 375, ये ध्यान देना। देखो अब नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये ऐसे पोर्शन है AB, वो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर BC प्रोसेस में यहाँ पर फ्रिक्शन है जो कि म्यू है, वो है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन है और यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पार्टिकल को यहाँ से गिराया गया, रिलीज किया गया, तो फिर से भाग गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ऑन सरफेस BC में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल, तो मतलब कहीं आके रुका होगा, तो फाइनल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आ गया ना। डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है ना, तो ट्रैवल कब निकालोगे, जब रुकेगा तभी तो कितना ट्रैवल किया पता चलेगा, तो रुका होगा कहीं पर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए देखो काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या आ रहा है, इनिशियल फाइनल क्या आ रहा है 0। इनिशियल क्यों 0 आया, क्योंकि रिलीज लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है तो मतलब कहीं जाके रुका होगा, तो इसलिए 0 आ गया, समझ में आ गया दोनों चीज़। क्या क्या लग रहा है इसमें, देखो यहाँ से यहाँ टोटल में ग्रेविटी तो लगी रही है, हाँ वो अलग बात है कि यहाँ तक ग्रेविटी लग रही है जो, और यहाँ पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इसके बीच में क्या हो जाएगा ग्रेविटी mg इधर और ये इधर, तो यहाँ पर 90 बन रहा है, तो यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं लग रही है, मतलब ग्रेविटी लग रही है लेकिन उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो AC ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल लग रही है, पूरा A से C तक नॉर्मल कॉन्टैक्ट में है, तो नॉर्मल लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ तक, यहाँ से यहाँ फर्स्ट फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो mgh, हाँ बहुत सिंपल से बात है कि यहाँ से जब यहाँ आ गया होगा तो कितना डिस्प्लेस हुआ, h डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन कितना हो गया mgh। और यहाँ से यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से यहाँ mg इधर और ये डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री, तो उससे यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा ग्रेविटी के कारण, ठीक है। नॉर्मल तो 0 ही होगा, सीधी समझ में आ रहा है, बहुत बार कर चुके हैं। फ्रिक्शन बताया मैंने कि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव माइनस दे दिया, और कितना होता है μn होता है ना, तो μmg हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ बॉल यहाँ आएगा तो mg इधर लगा, नॉर्मल इधर लगा, तो n = mg, ठीक है। तो μmg, तो μmg हो गया, डिस्टेंस मान लिया s हुआ तो s कर लिया इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से s कितना आ गया mg कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ से s आ गया h/μ, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। फिर देखो ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ पर क्या है कि एक ब्लॉक है और P से Q इसको घिसक नीचे आना है, मतलब यहाँ नीचे आना है। अब म्यू यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहाँ पर पूरे A लेंथ में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जबकि B लेंथ में फ्रिक्शन है, कितना है म्यू है। तो बस देखो अब बताना है कि A और B का रेशियो क्या होगा कि ब्लॉक बिल्कुल Q पे आके रुक जाए और P से रिलीज किया गया। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर 2 वर्ड, रिलीज किया गया है मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और स्टॉप हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गया 0 हो गया। अब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ये लिख दो एक बार, ज़्यादा मत सोचो क्या लग रहा है, कितना भयंकर सवाल है, सब कुछ नहीं सोचना है, ये लिख दो क्या क्या वर्क कर रहा है, ग्रेविटी कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन कहाँ तक कर रहा है, सिर्फ यहीं पर कर रहा है फ्रिक्शन, यहाँ तो फ्रिक्शन है भी नहीं, और नॉर्मल कर रहा है, पूरे पार्ट में नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। ओके, तो ग्रेविटी कितना कर रही है, तो ग्रेविटी यहाँ कितनी हो रही है mg सेंटीमीटर लग रही है फोर्स, और कहाँ से डिस्प्लेस कितना हुआ A से लेकर B तक, कितना लेंथ से हुआ, ये कितना लेंथ हुआ A + B हुआ, तो A + B यहाँ हो गया डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन मैंने बोला माइनस होता है तो माइनस हो गया, यहाँ पर म्यू mg cos थीटा होगा, बता दिया मैंने बहुत बार कि यहाँ पर नॉर्मल इधर होता है, यहाँ पर क्या लगता है mg cos थीटा, यहाँ क्या लगा mg
साइन थीटा और यहाँ पर फ्रिक्शन। तो नॉर्मल किसके बराबर हुआ, एम जी कॉस थीटा के बराबर हुआ। तो नॉर्मल यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है, नॉर्मल बराबर हुआ एम जी कॉस थीटा के, तो म्यू एम जी कॉस थीटा आ गया। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, और कहाँ कितने पे फ्रिक्शन लग रहा है, सिर्फ बी पार्ट पे लग रहा है, बी वाले पे, तो यहाँ बी हो गया डिस्प्लेसमेंट इसका। नॉर्मल का वक्त जीरो होता है और फाइनल इनिशियल दोनों जीरो आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि स्टॉप हो गया और रिलीज किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर काट छाट किया गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया गया, बी और बी यहाँ भी है तो बी को कॉमन ले लिया गया और ये किया गया, फिर ए बाई बी जो तुम्हारा है वो इतना आ गया, और कॉस बाई साइन क्या होगा 1/10 लिख सकते हैं, ये तुम्हारा आंसर हो गया बस। तो इतना नहीं सोचना है कि क्या सवाल है, कितना भयंकर सवाल है, कुछ नहीं, ये लिख दो और आगे प्रोसीड करो बस, फिर वेट करो, अपने कैलकुलेशन पे विश्वास रखो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लॉक आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन 2m मूव्स डाउनवर्ड बाय d। ठीक है, दो ये 2m मास है, ये m मास है, ये d नीचे जब आ जाएगा तो बताना है कि वेलोसिटी इसका क्या होगा। तो फिर से वही सवाल कि डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो ग्रेविटी ये हो गया, टेंशन दो ही फोर्स लग रहा है इस पर, एक तो ग्रेविटी लग रही है जो नीचे खिंचा रही है, एक टेंशन इस पर लग रहा है, टेंशन इस पर। ठीक है, और कहने का डिफाइनेशन से बस दो फोर्स लग रही है। अब ग्रेविटी में दो ब्लॉक है तो दोनों पे ग्रेविटी लग रही है, इस पे भी 2mg लग रही है, इस पे mg लग रही है। ठीक है, तो सीधी बात है कि इसका आज का वर्कडन कितना हो जाएगा, तो डी डिस्प्लेस हुआ ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका वर्कडन कितना 2mgd हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वर्कडन कितना हो जाएगा mgd हो जाएगा, इसका वर्कडन 2mgd, इसका mgd हो जाएगा। तो 2mgd, तो ये नीचे जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इसका ये ऊपर जाएगा ना, ऑफकोर्स ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन। ठीक है, ध्यान देना ये सब चीज़ें, तो माइनस साइन, तो क्या हो गया 2mgd माइनस mgd, ये आया तुम्हारा वर्क डन बाय ग्रेविटी दोनों के का। ठीक है, दोनों का लिखना है, जितना भी ब्लॉक है सबका लिखना है, क्योंकि हम इसको सिस्टम मान रहे हैं। ठीक है, ओके। टेंशन अभी मैंने बताया, शायद लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि टेंशन एक्शन पेयर जो होता है टेंशन का, वो क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है, तो जीरो हो गया। ठीक है, कैसे हुआ था मैंने बता दिया लास्ट वीडियो में, देख लो। फिर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ m कितना है 2m और v स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी इसका v स्क्वायर हो गया, और अच्छा फाइनल, हाँ फाइनल, फिर देखो सीधी बात है, फाइनल वेलोसिटी दोनों का होगा ना, v इसका भी है और v इसका भी है। अरे जिस वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा वर्क डन, मतलब कहने के हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ 2m v स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पर बीच में आएगा प्लस साइन, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो जीरो होगा तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, ये फाइनल है, और इनिशियल तो जीरो था क्योंकि क्या है रिलीज़ किया गया था, तो इनिशियल जीरो है, फाइनल ये है, समझ में आ रहा है। अब इसमें काट छाट किया गया है, सॉल्व किया गया, कर लो, अब v इक्वल टू इतना आ जाएगा, सिंपल, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब आता है चेन प्रॉब्लम। अब चेन प्रॉब्लम समझो, चेन को मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, 5 तरह के सवाल जनरली पूछता है। ठीक है, और 5 तरह के भी बहुत ज़्यादा मैंने भी ले लिया है कि जो बहुत कम चांस है पूछने का, फिर भी 5 केस ध्यान में रखो, चेन के प्रॉब्लम क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो पहला केस में मैंने क्या किया कि एक चेन इधर है, म्यू जीरो है, फ्रिक्शन को जीरो माना है, अभी मास एल है, लेंथ एल है। द चेन गिव्स इन द फिगर इज इनिशियली एट रेस्ट, पहले ये रेस्ट में था ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस से फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट इज जस्ट कंप्लीटली फॉल फ्रॉम द सरफेस। जब जस्ट ये नीचे गिर जाए, पूरा का पूरा ये नीचे गिर जाए, तो बताना उस समय वेलोसिटी क्या है इसकी। ठीक है, फिर वेलोसिटी का बात आ रहा है तो फिर ये लगा देंगे बिना सोचे समझे, नीचे क्यों गिरेगा, ग्रेविटी है इसलिए करेगा, नॉर्मल लग रहा हो क्योंकि इसके कांटेक्ट में है ना, तो नॉर्मल तो लग ही रहा है, तो नॉर्मल हो गया, ये फाइनल मैसेज नहीं, दो ही तो फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्या करते हैं, अगर कोई ऐसे बॉडी हो, पूरी बॉडी, तो क्या करते हैं हम लोग, सेंटर कितना डिस्प्लेस हो वो देखते हैं। तो इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ, जब ये नीचे गिर जाएगा ऐसे पूरा तो सेंटर कहाँ होगा, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेस हुआ है सेंटर, वो कितना हुआ है, टोटल लेंथ l है, तो ये कितना हुआ होगा l/2, तो mg l/2 ये डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर का, वही लेना होता है, समझ में आ गया। तो mgh समझ में आ गया, नॉर्मल का जीरो होगा, समझ में आ रहा है, हाफ mv स्क्वायर इसका वेलोसिटी हो जाएगा, जो वेलोसिटी नीचे गिर रहा है, इनिशियल जीरो होगा क्योंकि रेस्ट में था। ठीक है, तो इसे जीरो, v इक्वल टू क्या आ गया √gl, ये आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल। ठीक है, बस ये रख दो और आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंट रखो कि इसको लगाने में, बस और कुछ नहीं। दूसरा केस मैंने लिया है यहाँ पर कि होता क्या है क्वेश्चन में कि बोलता है कि कुछ पार्ट तो चलो ये टेबल पे है, लेकिन कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, वो वाला सवाल मैंने लिया है। ठीक है, और जब पूरा नीचे गिर जाए तो बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से नीचे गिरा होगा पूरा, ये सवाल है, बस समझ में आ रहा है।
तो देखो 3 मीटर टोटल लेंथ है, 1 मीटर इस टेबल पे है तो 2 मीटर इस ऑफकोर्स लटका हुआ होगा, 2 मीटर इस पे लटका हुआ है, हैंग कर रहा है। मास इसका 3 kg, तो मास समझना कि अगर मास 3 kg है और 1 मीटर ऊपर है तो ऊपर वाला का मास कितना होगा 1 kg। क्या हो रहा है, हाँ ऊपर वाला का मास होगा 1 kg और इसका मास होगा 2 kg, ठीक है, क्योंकि टोटल का मास कितना है 3 kg, तो 2 मीटर का मास कितना होगा, सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 kg हो गया, ठीक है। म्यू 0 है और रिलीज किया गया है इसको, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो 2 केस समझना है यहाँ पर, जब भी ये सवाल हो 2 केस ध्यान में देखना। पहला केस जो क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा उसमें ध्यान देना सिर्फ हैंगिंग पार्ट पे कि लटका कौन सा पोर्शन है। फिर सेकंड केस में तुम अपना दिमाग में रख देना या बना लेना बगल में बाजू में कहीं पर, जब पूरा गिर जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। रेफरेंस लेवल इसको लेना, टेबल को, ये रेफरेंस लेवल हो गया, समझ में आ रहा, नीचे गिर रहा है ना, रेफरेंस लेवल हो गया, बस 2 चीज़ ध्यान में रखना। अभी तक डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हैंगिंग पार्ट पे ध्यान देना और फिर उसको जब पूरा नीचे गिर जाएगा तो ऐसे कुछ दिखेगा, ये ध्यान में रखना। फिर अब सिर्फ हैंगिंग पार्ट पर ध्यान देना, तो मैंने अभी बोला सिर्फ हैंगिंग पार्ट पर ध्यान देना। हाइट जो लेंगे जैसे कि वर्क डन इक्वल टू mgh होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हो गया क्योंकि mg लग रहा है यहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट h होगा, तो जो ये h होगा वो सेंटर ऑफ मास, मैंने फिर से बहुत बार बोल चुका हूँ कि ज़्यादा नहीं सोचना कि ये यहाँ से यहाँ कितना गया, यहाँ नहीं, वो बकवास नहीं, ये रेफरेंस लेवल ये है, तो यहाँ से ये सेंटर ये है। जब ये देखो अब किसका सेंटर, हैंगिंग पार्ट का सेंटर, इसका इससे मतलब ही नहीं हमें, ध्यान देना, इस हैंगिंग पार्ट का सेंटर यहाँ है, तो ये टोटल लेंथ अगर 2 मीटर है तो ये कितना होगा, सेंटर 1 मीटर पे होगा, तो ये हाइट हो गया इसका। उस तरह जब ये पूरा नीचे गिर जाएगा तो ये पूरा हाइट कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर, तो सेंटर मास कितना होगा 3/2 पे सेंटर ऑफ मास होगा इसका। ये 2 चीज़ ध्यान में रखना। अब लगा दो वर्किंग थ्योरम, क्या नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी, और इस पर कॉन्टैक्ट में तो नॉर्मल लग रहा होगा, बस वही 2 बात है, तो ये लिख दिया, ये लिख दिया। दोनों केस का तुम्हें ग्रेविटी लगेगा, ये किसका भी और किसका भी, ठीक है। तो देखो पहले मैं इसका लिख रहा हूँ, देखो इस वाले का जो हैंगिंग पार्ट है, तो हैंगिंग पार्ट में क्या लिखेंगे mgh, ठीक है। अब m कितना होगा, तो मैंने यही बताया कि 2 मीटर है तो इसका मास कितना होगा 2 kg होगा, और इसका क्या होगा 1 kg, अभी इसमें बताया क्योंकि टोटल कितना है 3 kg है, ठीक है। तो 2 लिख दिया, m ये हो गया, g 10 और h मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पे है तो 1 मीटर, हैंगिंग पार्ट का सिर्फ देखना है और किसी का नहीं, तो 1 मीटर पे है तो ये 1 हो गया। और माइनस क्यों होगा समझ में आ रहा है, माइनस यहाँ ध्यान देखो कि माइनस साइन ऑब्जेक्ट इज बिलो द रेफरेंस लेवल, क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल मैंने टेबल लिया है और टेबल से नीचे है तो इसका मतलब निगेटिव, टेबल से ऊपर रहता तो पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस लेवल वो मैंने माना है, तो यहाँ नेगेटिव, ये ध्यान देना चेन वाले क्वेश्चन में माइनस प्लस ऐसे देखना होता है। नॉर्मल सॉरी, अब ग्रेविटी, इसका भी ग्रेविटी लग रहा होगा क्योंकि ये भी इतना नीचे गिरा तो बिना ग्रेविटी के थोड़ा गिरा है, ग्रेविटी लग रहा है इसमें भी, कितना लग रहा है mgh लग रहा है, तो m कितना है इसका, तो ये पूरा पूरा नीचे है ना, तो mg तो कितना हो गया 3 हो गया मास, g हो गया 10 और हाइट कितना हो गया 3/2 हो गया, समझ में आ गया। अब ये भी रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस ये भी आ गया, तो माइनस ये आ गया यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और ये माइनस तो पता ही कि माइनस होता है यहाँ पर, वक्त में ग्रेविटी लिखेंगे तो 2 सीजन में क्या करते हैं माइनस, यहाँ पर किया ना, अभी कहाँ किया, देखो यहाँ पर 2 mg, इसका mg ये ऊपर जा रहा था, नीचे जा ये नीचे जा रहा था और ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर आया ना 2 mgd और mgd माइनस आया ना बीच में, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। और फिर फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ mv² ऑफकोर्स इसका वेलोसिटी हो गया जो निकालना है हमें, और इनिशियल क्या होगा 0 होगा क्योंकि रिलीज किया गया है, ठीक है, इनिशियल 0 हो गया। तो अब इसको बस कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, वगैरह वगैरह करो, वेलोसिटी आ जाएगा इतना, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये सेकंड पार्ट तरीका हो, सेकंड केस हो गया तुम्हारा। पहला केस क्या था, पहला केस कि जब पूरा नीचे गिर जाए तो उस समय क्या होगा वेलोसिटी, फिर कुछ पार्ट लटका हो, कुछ पार्ट हैंग कर रहा हो और कुछ पार्ट टेबल पे हो और तब पूरा नीचे गिराना हो, तब वेलोसिटी क्या होगा, तो वो हो गया, समझ में आ गया। थर्ड केस डिफरेंट है। थर्ड केस में मैंने क्या लिया है कि एक जो तुम्हारा ये स्प्रिंग है जिसमें कुछ पार्ट यहाँ पर टेबल पे है, कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, तो टोटल लेंथ L है, टोटल मास M है, और फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ L फॉर विच चेन डू नॉट स्लिप, कि x का मिनिमम क्या वैल्यू हो, फिर समझो x का मिनिमम क्या वैल्यू हो कि ये चेन नीचे ना गिरे। आपको सीधी सी बात है कि इस टेबल पे मान लो कि ये टेबल है और यहाँ पर बस इतना ही चेन रखा और बाकी चेन इधर लग दिया, इधर, तो सीधी बात है कि इसका वेट ज़्यादा है तो नीचे गिर जाएगा ना चेन। तो बस बात ये है, सवाल ये पूछ रहा है कि इस पे मिनिमम कितना रखें टेबल पे कि ये जो है ये नीचे ना गिरे,
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कितना रखें मिनिमम कि नीचे ना गिरे, ये सवाल है, ठीक है। तो ये एक्स लेंथ है, तो देखो कैसे करना है। इसमें दो पार्ट ध्यान में रखना कि एक ऊपर वाला पार्ट और एक जो हैंग कर रहा है वो पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट को मैंने यहाँ अलग बना लिया और जो हैंग कर रहा है उसको अलग बना लिया। जो हैंग कर रहा होगा उससे मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। देखो तो मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ एल, टोटल का मास कितना है, एम है ना। तो देखो एल लेंथ का मास कितना है, एम, तो इसके एक यूनिट का मास कितना होगा, एम बाई एल। तो ये लेंथ कितना है, अगर ये टोटल एक्स, ये एक्स है और टोटल लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितना होगा, एल माइनस एक्स होगा, ये लेंथ। तो एल माइनस एक्स का कितना होगा, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ये आ गया मास ऑफ किसका, दिस हैंगिंग पार्ट। समझ में आ गया? तो वही लिखा मैंने, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरह से वही सेम लॉजिक से एम बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा इसका। कैसे कि एल लेंथ का मास एम है, एक यूनिट का मास एल बाई एल होगा, तो एक्स लेंथ का मास कितना, एक्स ने कितना होगा, एम बाई एल इंटू एक्स। तो ये एम बाई एल इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब जब ये कर दिया तो अब बस जो तुम्हारा टेबल पे रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स देख दो बस कितना लग रहा है। एक फोर्स इधर लग रहा होगा, जो कि इधर लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे गिरेगा ना, तो इसका जो mg लग रहा होगा वो mg इस पे लग रहा होगा। तो इसका mg कितना, ये मास हो गया टोटल इंटू जी, तो ये टोटल मास हो गया इंटू जी, वही लग रहा होगा, जो यहाँ लग रहा होगा वही यहाँ लग रहा होगा, तो वही किया है mg, ठीक है। और ये यहाँ पर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, म्यू एन कितना होगा, इसका mg होगा, तो m कितना है, ये mg m है, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये हो गया। अब नीचे नहीं गिरने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, तो नीचे नहीं गिरेगा, तो दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया और काट छाट किया, तो ये आ गया x इक्वल टू एल बाई वन प्लस म्यू। ये तुम्हारा आंसर हो गया कि इतना लेंथ रहेगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा। तो क्या करना है, हैंगिंग पार्ट पे नेट फोर्स निकाल लेना, उसको इक्वेट कर देना। हैंगिंग पार्ट फिर से बोल रहा हूँ गलत, सॉरी माय मिस्टेक। जो टेबल पे रखा हुआ है वो पार्ट पे नेट फोर्स निकाल लेना और नेट फोर्स को इक्वेट कर देना, नेट फोर्स निकाल लेना और इक्वेट कर देना बस। ओके, फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है कि देखो चेन मास एम और टोटल लेंथ एल है, फाइंड द वर्क डन बाय ए पर्सन टू पुट हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। मतलब अब सवाल है कि अब नीचे नहीं गिरना है, अब एक पर्सन कितना वर्क करेगा कि ये पूरा पार्ट ऊपर ले आए, पूरा का पूरा पार्ट ऊपर ले आए, इसको खींच कर ऊपर ले आए पूरा का पूरा पार्ट। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ठीक है देखते हैं। 12/3 जो पार्ट है ये यहाँ पर है, टोटल लेंथ एल है, तो सीधी बात है कि ये लेंथ कितना होगा, L/3, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, L आना चाहिए ना, दोनों को ऐड कर लो, L आ जाएगा, तो L/3 होगा। तो ये देखो ये L/3 है। फिर से सेंटर ऑफ मास जो होगा वो L/6 पे होगा, इसका हाफ पे होगा ना, तो L/6 पे होगा, 12/3। ये रेफरेंस लेवल ये हो गया तुम्हारा रेफरेंस लेवल। अब फिर से टोटल का मास m है, तो इस जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना है, 1/3 है ना, 1/3 हैंग कर रहा है, अरे L/3 हैंग कर रहा है ना, तो कितना हुआ, ये 1/3 ही तो हुआ, तो 1/3 हैंग कर रहा है, तो मास कितना हो गया, m/3, टोटल मास का 1/3, तो इसका मास, इस हैंगिंग पार्ट का मास कितना हो गया, m/3, ठीक है। अब जब ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे कुछ नहीं लटका हुआ, नीचे कुछ नहीं हैंग कर रहा है, सब कहाँ आ गया, रेफरेंस लेवल के आ गया, ठीक है। तो अब वर्किंग थ्योरम लगा देंगे। देखो क्या क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, सीधी बात है, नीचे ग्रेविटी लग ही रहा है, पर्सन जिसने इसको खींचकर ऊपर लाया है तो वो पर्सन, और फिर नॉर्मल लग ही रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट में सरफेस के, फाइनल मास इनिशियल हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इसको जेंटली मतलब कि उठाया गया इसको, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल, हाँ, तो इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय पर्सन, वर्क डन बाय नॉर्मल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या कर रहा है, तो ग्रेविटी कितना हो गया, m/3 इंटू जी इंटू L/6। देखो हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, तो ग्रेविटी कौन हो गया, ये यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात करें तो कितना हैंग कर रहा है, ये यहाँ तो ग्रेविटी है ही नहीं ना, यहाँ पर सब रेफरेंस लेवल पे आ गया है, तो यहाँ पर कोई ग्रेविटी वाली बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। कितना हो गया, m/3 हैंग कर रहा है, तो m/3 मास हो गया, g इंटू हाइट कैंसिल होते हैं, सेंटर ऑफ मास वाला हाइट लेते हैं, तो ये L/6 कितना है, L/6, तो L/6 हो गया। और ये यहाँ भी अगर हैंग कर रहा होता तो वो भी लेते रहेंगे, हैंग कुछ कर ही ना, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और पर्सन जो वर्क डन हुआ, पर्सन का नॉर्मल 0 होगा, और उसको सॉल्व किया तो पर्सन कितना आ गया, mg/18, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें इस वाले केस में क्या करना है, जब इंसान खींच रहा है कितना फोर्स लगाया कि पूरा पूरा उठ जाएगा, बस ये लिख देना है और देखना यहाँ पर कि ये जो लटका हुआ पास है बस उसी पे लगा, उसी पर ध्यान देना, उसी को उठाना है बस, तो बस उतना ही मास यहाँ रखना और सेंटर ऑफ मास ले लेना और फिर हो गया काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट में देख रहा हूँ,
लास्ट पार्ट केस है इसका चेन पुलिंग का, चेन पुलिंग बोल रहा हूँ मैं, चेन प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ देखो, देखो चेन मास है तो मास है लेंथ एल है, फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन वाइल चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा होगा जब ये नीचे गिर जाएगा, तो ये सवाल है। इस तरह के सवाल को दिमाग में बैठा लो, मैं जैसे बोल रहा हूँ, देखो यहाँ समझो, इस तरह के सवाल में बस क्या करो, छोटा सा पार्ट ले लो dx, ठीक है। डिफाइन कर दो कहाँ से रेफरेंस ले रहे हो, देखो जब dx डिफाइन कर दो, रेफरेंस लेते हैं ना कहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे dx पार्ट ले लिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उस छोटे से पार्ट जो तुमने लिया उसका एफबीडी बना दो, यहाँ एफबीडी बना दिया, यहाँ पर नीचे लग रहा होगा क्या mg, तो छोटा सा मास है तो dmg बोल दिया इसको, ठीक है। जो कितना होगा m/l इंटू dx पार्ट है तो dx इंटू जैसे बताया कैसे लिखते हैं, ये हो गया। फिर ऊपर क्या हो गया नॉर्मल, तो छोटा नॉर्मल लगेगा dn हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन हो गया df, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन, ये हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, तो फ्रिक्शन कितना करता है म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एन डी एन माना है तो डी एन, तो म्यू डी एन इंटू एक माइनस तो होगा क्योंकि वर्क डन क्या होता है बाई फ्रिक्शन नेगेटिव होता है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल तो क्या कर, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, इसका इंटीग्रेशन किया तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, तो कहाँ से कहाँ रेफरेंस कहाँ से ले लो, यहाँ से रेफरेंस ले लो, यहाँ से क्या हो गया 0 हो गया, कहाँ तक जा रहा है 12/3 तो जा रहा है ना, 12/3 लेंथ है इसका, तो बस इतना ही तो करना है, 12/3 तो ये स्लिप होगा, उसका बाद स्लिप कहाँ होगा, अरे स्लिप करना है ना, तो 12/3 स्लिप होगा ना, उसका स्लिप कहाँ होगा, ठीक है। तो 0 हो गया और 12/3 लिमिट डाल दिया, और बस कर लो, हाथ हाथ पैर मार लो, बस बच्चा वाला कैलकुलेशन है, कर लो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बुलेट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। एक बार देख लो चेन वाला प्रॉब्लम जो है ना, अभी फिर से एक बार वीडियो पॉज करके फिर से शुरू से देख लो एक बार फटाफट, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या दिमाग में बैठ फीड करते जाओ, या अभी इंपॉर्टेंट है फीड करना दिमाग में, 10 बार सुनो और उसको फीड करते जाओ, दिमाग में रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, बस ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट, देखो एक बुलेट है और बुलेट इसका मास 50 ग्राम है और फायर किया जाता है विथ अ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड से ऑन अ प्लाईवुड है, तो ठीक है, ये प्लाईवुड है, यहाँ पर ये बुलेट जो है ये फायर किया गया, ठीक है। एंड इमर्जेज विथ 40 मीटर पर सेकेंड, तो परसेंटेज लॉस, अरे बहुत बच्चे सवाल है, देखो परसेंटेज लॉस है ये वाला, अभी जैसे बताया कि ये करते हैं, ये क्या ½ MB² किया, पहले का वेलोसिटी 40 रख दिया, बाद का 100 रख दिया, है ना, और इनिशियल 100 है, और ये सब काटा छाटा कैंसिल कर दिया, तो -84 आ गया, माइनस आया तो मतलब लॉस हो रहा है, लॉस पूछा ही तो आंसर कितना हो जाएगा 84 इज द आंसर, बस हो गया, बस हटाओ सब फटाफट। एट artillery piece of mass m1 fires a cell of mass m2 horizontally instantaneously after the firing the ratio of kinetic energy of देखो सेम वही है। अब समझो बात को, इसको समझो कि ये जो पीस है वो बंदूक है, तो ये बंदूक है, बंदूक से एक बुलेट फायर होता है, फायर बंदूक का मास कितना है m1 है, ठीक है। फायर एक सेल मतलब बुलेट फायर करते हैं, बुलेट का मास कितना है m2 है, और बताना है कि रेशियो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन, मतलब बंदूक और वो बुलेट, तो फायर करोगे तो दोनों मूव करेगा ना, बंदूक की मूव फायर करने के बाद क्या होगा, बंदूक पीछे जाएगा बुलेट आगे जाएगा, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मास की बात कर रहा है कि मास है ना, और अब सीधी बात है कि फायर होगा तो वेलोसिटी है, तो मास और देखो मास वेलोसिटी की बात हो रही है, तो माइंड में मोमेंटम आएगा, मोमेंटम लाओ। और मोमेंटम और कैसे आएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, ½ mv², यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं हुआ है कि v निकाल पाओ, मतलब कुछ दिया हुआ है कि वेलोसिटी निकाल लोगे, क्या कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो दिमाग में फिर आना चाहिए कि कोई और तरीका है क्या, तो काइनेटिक एनर्जी का तुरंत एक फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता है, ठीक है। p क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब ये ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि जब भी फायरिंग वाला सवाल होता है, बुलेट फायर कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो जनरली मोमेंटम कंजर्व का कॉन्सेप्ट उसमें लगता ही है। बहुत तरीके मैंने बता दिया सोचने के, जिस फायरिंग वाले सवाल जब होते हैं तो उसमें मोमेंटम का कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता ही है। फिर मैंने बोला कि मास है, वेलोसिटी की चर्चा हो रही है क्योंकि फायर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मोमेंटम का दिमाग आ रहना चाहिए। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv², कोई तरीका नहीं है वेलोसिटी निकालने का, तो फिर सोचोगे क्या कोई और तरीका है, तो हाँ है, p²/2m है ये, तो ½ mv² जब भी ना दिमाग में आए तो फिर p²/2m लगा दो, उससे ट्राई करके देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, तो p²/2m, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सीधी बात है, तो p²/2m m1 हो गया, ये बुलेट सॉरी अरे क्या है, बंदूक का हो गया, और ये m2 क्या है, बुलेट का हो गया, p² कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, m2/1 ये आंसर हो गया, ठीक है। ये शायद आया हुआ का सवाल है तुम्हारा किस में, मेंस में। नेक्स्ट सवाल,
एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क है जिसका मास 50 kg है, रोल कर रहा है फिर से बात वही कि क्या आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट लग रहा है। और डिस्क है तो सीधी बात है कि इसका मास भी होगा, रेडियस भी होगा, और स्पीड दिया हुआ है तो बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन क्या होगा। फिर से वही बच्चे वाले सवाल है। अब देखो यहाँ मैंने वर्क डन सिर्फ लिखा है, वर्क डन कौन सा वर्क डन लग रहा है, क्या लग रहा है, वो कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है वर्क डन ही निकालना है कि टोटल वर्क डन क्या हो रहा है। तो हम क्यों इतना सोचे कि क्या क्या वर्क डन हो रहा है इसमें, यही तो निकालना है, टोटल ही तो निकालना है। जो भी आएगा यहाँ पर एक्स आएगा, वाई वर्क डन होगा, जेड वर्क डन होगा, तो टोटल का सम ही तो निकालना है। तो उसको क्यों लिखें, सिर्फ वर्क डन लिख देते हैं। ठीक है, देखते जाओ बस। फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो रहा है फाइनल, क्यों 0 हुआ? हाँ यहाँ स्टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 हो गया। और इनिशियल क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अभी बताया मैंने कि हाफ एम स्क्वायर होगा। और रोल कर रहा है तो फिर से वही बात है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और आई जो होता है सॉलिड सर्कुलर डिस्क का, वो होता है mr²/2, तो रख दिया, याद होना चाहिए। और ओमेगा कितना हो गया, v²/r², बस रखा, वैल्यू सब दिया हुआ है, सब रख दो वगैरह आ जाएगा। -6 जूल आया। और एब्सोल्यूट निकालना है तो मॉड उसका टर्म निकालना है, मतलब पॉजिटिव निकालना है तो 6 जूल, ये ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट निकालना है तो पॉजिटिव निकालना है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। If the bullet of mass 100 gram moving downward with speed 100 मीटर पर सेकेंड एंड penetrates the ground up to 10 मीटर, मतलब 10 मीटर ग्राउंड में छेद कर दिया उसने, तो बताना कि वर्क डन बाय द ग्राउंड ऑन द बुलेट। तो ग्राउंड ने कितना वर्क किया बुलेट पे, समझ रहे हो? तो ये बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 100 ग्राम इसका वजन है, और ये बुलेट जो है इस ग्राउंड को छेद करके बस अब छेद कर दिया, तो अब सीधी बात है कि रुक जाएगा, तो वैसे 0 हो गया। कितना नीचे गया, वो 10 मीटर नीचे गया, ये सवाल में दिया हुआ है। ऊपर कितना फेंका गया था, ऊपर फेंका गया था 50 मीटर के ऊपर, मतलब फेंका नहीं, मतलब 50 मीटर ऊपर से फायर किया गया था ज़मीन के। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर वही चीज़ें दिमाग में आएगा कि क्या है, वर्क डन निकालना है, तो फिर वही वर्किंग थ्योरम लगा देंगे। तो वर्किंग थ्योरम लगा दिया, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है और ग्राउंड इसमें वर्क करेगा जब ऊपर वर्क कर रहा होगा, जो हमें फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, वही दो ही तो लग रही हैं और कुछ तो लग नहीं रहा है। एम जी होगा क्योंकि ये नीचे गिर रहा है और डिस्प्लेस भी नीचे हो रहा है। ठीक है, फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो एम जी पॉजिटिव में हो जाएगा। ग्राउंड जो निकालना है, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा ग्राउंड कहाँ होगा, तो ग्राउंड नेगेटिव होगा, सीधी बात है, ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और ग्राउंड ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस आ गया यहाँ पर। फाइनल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपको वो पेनिट्रेट होकर आपको से रुकेगा ना ये ग्राउंड में, तो 0 हो गया। हाँ, तो फाइनल 0 हो गया। इनिशियल 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे किया, हाफ एम, ये एम है, मास है, मास 100 ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड किया तो केजी में हो गया। और 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, इसको काट छाट के जो भी करना था तो वो कर दिया, और ग्राउंड आ गया इतना 560 जूल। सिंपल सवाल, आंसर सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ, ये कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, ओके, फिर एक सवाल है बुलेट का। देखो, मास 100 ग्राम है, इसका मास 100 ग्राम है, और ये 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा है। हॉरिजॉन्टली पेनिट्रेट अप टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये अंदर चला गया है। ये सवाल है कि 25 सेंटीमीटर ये इसके अंदर चला गया, 25 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स ही निकालना है, और कुछ बड़ी बात नहीं है उस। ठीक है, बाय द सैंड। देखो सीधी सी बात है कि फिर वही बात है कि फोर्स निकालना है। ठीक है, अब मास और इसकी बात हो रही है, तो सीधी सी बात है कि फोर्स वर्क डन निकल गया तो फोर्स भी निकल जाएगा, ऐसे सोचोगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लग रहा है, वर्क डन बाय सैंड लग रहा है, सैंड वर्क डन कर रहा होगा, और फिर ये। ठीक है, क्योंकि देखो सैंड क्यों लिया, क्योंकि एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, तो वर्क डन किसका लोगे, सैंड का लोगे ना, तो सैंड का लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। ग्रेविटी 0 कर रहा है, क्योंकि सीधी बात है कि ग्रेविटी ऐसे लगता है और डिस्प्लेस ऐसे हो रहा है, 90 डिग्री पे हो गया, तो कितना हो गया, 0 हो गया। वर्क डन बाय सैंड, और फाइनल ऑफकोर्स पेनिट्रेट कर रहा है, और अंदर जाके बालू में क्या हो जाएगा, धस जाएगा, वो रुक जाएगा, तो 10 क्या 0 हो गया। हाफ एम मास हो गया कितना, 100 ग्राम को कैसे लिखोगे, 0.1 kg में लिखोगे। और वी स्क्वायर, वी कैपेसिटी कितना है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर किया, सॉल्व किया तो इतना आ गया, इतना वर्क डन आ गया। अब इस वर्क डन को मैंने किया दिया क्या है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को ऐसे लिख दिया, यहाँ काट छट करके फोर्स निकल गया, इतना आंसर हो गया, फटाफट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पर तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो वीडियो पॉज कर लो, ऐसा मत समझो कि फास्ट हो रहा है तो फास्ट हो रहा है, पॉज कर लो, फिर से देख लो, तुम्हारे पास तो ये सुविधा है। ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल करो। आगे बढ़ते हैं। यार ये क्या हो रहा है,
रुक क्यों जा रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, नोट कर लो और खुद से सॉल्व कर लेना। कमेंट योर आंसर, इसमें आंसर को सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, देख लो एक बार क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है समझो इस पे। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव जो होता है वो उसका वर्क डन जो होता है डिपेंड करता है पाथ पे। पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट का एक बहुत सिंपल से उदाहरण मैं देता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर एक 10 माले की बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें दो रास्ते हैं। एक तो तुम सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो स्टेयर्स से, और एक जा सकते हो लिफ्ट से। तुम मान लो कि पहले स्टेयर्स से गए, ठीक है, या मान लो 2 पर्सन है, 2 पर्सन पकड़ लो, एक लिफ्ट से गया होगा और एक स्टेयर्स से गया, सीढ़ी से गया। दोनों 10 मंजिला पहुंच गया। एक सीढ़ी से बहुत थकते हारते चढ़ा और पहुंच गया 10 मंजिला, और एक लिफ्ट से गया तुरंत जाके पहुंच गया 10 मंजिला। वर्क डन जो लिखोगे तो क्या लिखोगे दोनों के केस में? mgh लिखोगे। ठीक है ना, mgh लिखोगे तो वर्क डन लिखोगे mgh दोनों के केस में। मास कितना होगा? मान लो दोनों का मास सेम है, मान लिया दोनों आंसर का मास सेम है, जी हो गया। और हाइट 10 मंजिला की बिल्डिंग है तो 10 मंजिला बिल्डिंग जो भी हाइट होगा वो हाइट हो गया। तो क्या ये डिपेंड किया कि कौन किस रास्ते से आ रहा है? नहीं किया ना। मास पे डिपेंड किया कि मास दोनों का अलग नहीं है ना, अलग हो गया तो फिर बात अलग हो जाएगा। लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं किया कि कोई सीढ़ी से आ रहा है क्या आ रहा है, डिपेंड किस पे, किसी हाइट पे कर रहा है कि फाइनली पहुंचा कहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट का लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या हुआ जो मैंने एग्जाम्पल लिया क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट। तो इसकी कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। चलो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ईच क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, हर क्लोज पाथ में, मतलब कि मान लो कोई इंसान यहाँ से यहाँ गया तो उतना ही यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ गया उतना ही यहाँ से आएगा। क्लोज पाथ पे क्या हो जाएगा? इसका क्लोज पाथ में इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ठीक है, समझाते हैं थोड़ा सा, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एक बार, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एटलीस्ट 1 क्लोज पाथ इज 0। एक कोई भी एक पाथ अगर नॉन जीरो आ गया तो हो गया। जैसे समझो कि मान लो कि एक इंसान ऐसे गया, यहाँ क्लोज किया तो यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर ऐसे गया तो यहाँ पर ऐसे गया तो क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे गया तो वही इंसान यहाँ से यहाँ आया या यहाँ आया तो 0, लेकिन ये कुछ ऐसे घूम के गया तो ये पाथ इसके इक्वल तो नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव हो गया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाएं बात, खैर आगे तुम जैसे क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। ये मैथमेटिकल तरीका है चेक करने का कंजर्वेटिव है या नहीं है। नेबुला, ठीक है, क्रॉस एफ इक्वल टू 0 हो गया तो कंजर्वेटिव है, और अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव। जनरली मैं बात कर देखता हूँ तो रेजिस्टिव फोर्स जितना भी होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। अब रेजिस्टिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स रेजिस्टिव फोर्स में नहीं काउंट करोगे क्योंकि वो ऑफकोर्स रेजिस्टिव नेचर होता है उसका, लेकिन स्प्रिंग फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स ही कहा गया है क्योंकि वो सीधी बात है कि जितने क्लोज पाथ में उसका इंटीग्रल 0 होता है। ठीक है, वो दिखता है कि उतना अंदर गया कंप्रेस हो उतना एक्सटेंड हुआ। खैर, तो फिर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, विस्कस फोर्स की बात करो, ये सब क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। नोट, एनी कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। कोई भी कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो वो कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, एनी सिमेट्रिक इन ईच डायरेक्शन सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। एग्जांपल के तौर पर समझो इसको कि देखो जैसे कि ये अर्थ है, इस पे यहाँ mg लग रहा है, इधर भी mg, इधर यहाँ कहीं से भी जाओगे तो mg कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? mg तो लग रहा है सेंटर की तरफ। तो हर डायरेक्शन में सेम फोर्स सेम जगह लग रही है, सिमेट्रिकली फोर्स लग रही है। कहने मतलब सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव है। जैसे कि एक चार्ज लिखते हैं कि प्लस क्यू चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हर जगह है, तो हर जगह इसका सिमेट्रिकली है। तो ये भी इलेक्ट्रिक, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, फिर कंजर्वेटिव फोर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो कंजर्वेटिव ही आता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉन कंजर्वेटिव आएगा। ये सब ध्यान रखते जाओ। ठीक है, मैं फटाफट बता रहा हूँ लेकिन इतना फटाफट तुम इग्नोर मत करो, तुमको पॉज करके दिमाग में बैठाते जाओ।
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को अगर प्लस या माइनस करेंगे तो कंजर्वेटिव भी आ सकता है और नॉन कंजर्वेटिव भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कोई कितना कंजर्वेटिव है, कोई कितना नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि एक लिमिट पे कंजर्वेटिव ये बात तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे कि ये ऐसे कोई गया, ऐसे गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो कंजर्वेटिव वाला नेचर हो गया, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कंजर्वेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पाथ तो रिक्शा चला, तो डिपेंड करता है किसका पलड़ा भारी है, ठीक है। और डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, और अगर जीरो आ गया तो कंजर्वेटिव है, नहीं जीरो आया तो नॉन कंजर्वेटिव है। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ देखो, ये फोर्स दिया हुआ है, बताना है कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फिर से वो डेल क्रॉस एफ कर दिया, आई जे के लिख दिया, ये लिख दिया, फोर्स कितना है 3x है तो 3x लिख दिया, 3y है 3y लिख दिया, जेड में कुछ है ही नहीं तो जेड में जीरो मान लिया। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो निकालने आता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे देखो कि y जो होगा जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस तरह एक्स जेड की तरफ से जीरो हो जाएगा, तो सब सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा, तो जीरो हो गया, और फाइनल क्या हो गया, जीरो आ गया, तो क्या हो गया, ये कंजर्वेटिव हो गया। तो इसलिए ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ ध्यान देना, जब भी ये फॉर्मूला लगाना, इस फॉर्मूले में से जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कोशिश करो कि वर्किंग थ्योरम से ही करो, ठीक है। ये फॉर्मूला से थोड़ा दूर भागो, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मेंस में उतना नहीं कंफ्यूज करेगा, एडवांस में कुछ ऐसा फोर्स दे देता है जिसमें पता नहीं चलता है कि ऐसे पता चल जाता है, मतलब एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव क्लियर नहीं होता, ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो सब नॉन कंजर्वेटिव को इसमें ऐड कर देंगे तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ गया। तो वो मैंने कह रहा हूँ, ठीक है। फिर तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कंजर्वेटिव वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। U इक्वल टू mgh होता है, पता ही हमें, गिवन पोटेंशियल एनर्जी, ये देख लो एक बार समझ में आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी वाला स्प्रिंग कितना होता है, हाफ का एक्स स्क्वायर होता है, इनिशियल क्या होता है 0, ठीक है। ये पता ही है, आगे बढ़ते हैं। देखो रिवीजन करवाया, रिवीजन की तरह होगा, ध्यान से देखते जाओ, एक बार देख लिया, आगे बढ़ो। यहाँ देखो U इक्वल टू यूनिट प्लस mgh, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, बाय हेल्पिंग, जब जहाँ भी क्वेश्चन पूछे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूछे लगे, अब एक करेंगे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो ये एक बॉल है या पार्टिकल, इसका मास m है, और ये रेफरेंस लेवल हो गया, ये जो कि यूनिट है, U0 है, इसका हाइट h हो गया। अब रेफरेंस से ऊपर हाइट पॉजिटिव, रेफरेंस पे हाइट 0 और रेफरेंस के नीचे हाइट नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो हाइट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर U क्या है, U है पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन पॉइंट, मतलब जहाँ पर निकालना हो, यहाँ पर निकालना ही हो तो वहाँ जहाँ पर निकालना है वहाँ का U है, ठीक है। यूनिट क्या है, रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, जो रेफरेंस पॉइंट है उसका। रेफरेंस पॉइंट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो अपनी सुविधा से के हिसाब से तुम रेफरेंस पॉइंट लोगे, फ्रीडम है तुम्हारे पास फिर रेफरेंस पॉइंट लेने का, बस तुम्हें वो देखना होगा कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये तुम्हें सोचना है। m मास हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल, g हो गया एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिफरेंस, मतलब कि इसका देखो, इसका सेंटर ये है, तो इसके सेंटर से ये हाइट, ये लेना है हमें, ठीक है। अभी समझ में, देखो मान लो कि एक रॉड है, ये रॉड है, मास m है, लेंथ l है, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया जो कि 0 है, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि ये जब ऐसे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बस तुम्हें ये लिखना है mgh। U क्या होता है, अभी मैंने बताया mgh, बढ़िया। तो U इक्वल टू हो गया mg, मास इसका m है, g हो गया, h क्या लेंगे, मैंने अभी जस्ट बोला कि h जो यहाँ पर होगा वो h जो होगा वो कौन सा h होगा, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर अभी कहाँ से, एफ ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊंचा है इसका सेंटर, यहाँ l/2 पे होगा, तो यहाँ l/2 लिखा, तो हाइट ऑफ सेंटर मास ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, तो ये यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इतना स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंपल सवाल है कि 2 kg का बॉल है या पार्टिकल है और 10 मीटर के ऊपर रखा हुआ है, तो बताना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है। तो बस U इक्वल टू यूनिट प्लस mgh हो गया। U जो हो गया जो निकालना है हमें वो U हो गया। यूनिट क्या हो गया, ये रेफरेंस लेवल 0 दिया हुआ है तो 0 हो गया। mgh तो m ये हो गया, g हो गया, और h कितना 10 मीटर हो गया, सॉल्व किया 200 आ गया, तो U आ गया इसका, ठीक है।
यहाँ बताना है इसमें क्या बोल रहा है कि रेफरेंस लेवल तुम यहाँ मत लो, क्वेश्चन में बोला है कि रेफरेंस लेवल तुम्हें यहाँ लेना है, ये यहाँ पर U0 है। अब रेफरेंस लेवल ये ग्राउंड है तुम्हारा, तो ग्राउंड से रेफरेंस लेवल कितना दूर है 7 मीटर, जबकि जो बॉल है वो ग्राउंड से कितना दूर है 10 मीटर। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि पोटेंशियल से पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया फटाफट। जहाँ पर निकालना है वो तो ये निकालना है यूनिट के डिफरेंस से, तो डिफरेंस मैंने यही माना है, डिफरेंस यही है, तो डिफरेंस यही है, तो U = 0 हो गया। और MGH, तो M कितना हो गया 2, G हो गया ये, और H कौन सा हाइट होता है, रेफरेंस लेवल से हाइट, तो रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है ये बॉल बताओ, 10 - 7, इतना ही है ना, 10 - 7, 10 - 7 लिख दिया, सॉल्व किया 3 किया तो 60 आंसर हो गया। तो रेफरेंस से हाइट लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये पार्टिकल है 2 kg है और 10 मीटर ये नीचे गिरेगा, 10 मीटर ये नीचे गिरेगा, 37 डिग्री पर रखा हुआ है। तो बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम का, तो फिर से वही U = MGH हो गया। और U0 यहाँ पर बोल रहा है कि जो रेफरेंस लेवल है वहाँ पर 20 जूल का एनर्जी है, तो 20 जूल यहाँ रखें, यहाँ पर 0 नहीं है तो यहाँ पर 20 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा डिफरेंस लेवल, ठीक है, और नहीं दिया तो ग्राउंड को 0 मान लेंगे, ठीक है। और MGH, तो M हो गया 2 kg और G 10 हो गया, और हाइट कितना हुआ, तो हाइट लेना है, तो हाइट क्या होगा, ये हाइट होगा, ये हाइट, ना कि ये हाइट, ये हाइट नहीं है, ये लेंथ है, ये हाइट है, तो ये हाइट कितना हुआ, तो ये 10 है, तो ये 10 cos 37, तो ये कितना हुआ 10 sin 37, तो 10 sin 37 कितना हो गया 10 × 3/5, 6 हो गया, 6 यहाँ रख दिया, ये 6 और फिर ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हाइट लेना है। आगे बढ़ते हैं, एक बॉल है, इसका मास M है, ये मास M है, और ये बॉल यहाँ से जाके यहाँ जाता है, ठीक है, ये यहाँ से स्विंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ P से Q, लेंथ इसका L है। तो हमें बताना है कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि यहाँ से यहाँ आने में चेंज निकालना है। पहली बार ये क्वेश्चन आया है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, पोटेंशियल नहीं निकालना है। तो फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो यहाँ पर कोई रेफरेंस की बात ही नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला कि रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हो तो तुम अपनी मर्जी से कहीं भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, बस तुम्हें ये देखना है कि कहाँ पर लेना आसान होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस लेवल ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। ये रेफरेंस लेवल से क्या होगा कि अब रेफरेंस लेवल जब ये हो गया तो अब 2 जगह है, एक तो P है, ये तो Q है, तो ये यहाँ पर सॉरी ये Q मान लिया, ये P है, ठीक है, समझ लो ये Q है, ये P है, ये होगा ना चेंज ये हुआ ना, Q पे पहुंचा फाइनल इनिशियल, तो Q पे तो रेफरेंस लेवल ही मान लिया, तो वहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। रेफरेंस लेवल पर क्या होता है 0, तो 0 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। उसके ऊपर नीचे जो भी होगा ना, रेफरेंस लेवल तो कुछ नहीं होगा। अब A कहाँ है, ये A है, मतलब P है, जो भी है P। तो अब देखेंगे, फिर लिखेंगे MGH, तो H कितना हो गया, देखो ये L है, ये कितना है, ये भी L है, ये भी L है, तो ये L है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हुआ L cos थीटा, तो ये कितना हुआ L cos थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है ये P पॉइंट L cos, तो यहाँ L cos थीटा लिखा, तो कितना हो गया माइनस MGL cos थीटा, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इसमें और कुछ तुझे नहीं है कुछ बताना, सही है। हाँ, एक बात तुम खुद ट्राई कर लो, अगर रेफरेंस लेवल मैंने यहाँ लिया, तुम्हारा मन है कि रेफरेंस लेवल यहाँ लेना है, तो यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी लोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। उस समय इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा L cos थीटा, और इसे इसका कितना हो जाएगा L है ना, तो ये कितना नीचे है L cos थीटा, तो यहाँ के लिए L cos थीटा। अब बोलोगे माइनस क्यों आएगा, तो माइनस आएगा ना, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस तो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ भी ले सकते थे रेफरेंस लेवल, बात वही होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये A है और ये B है, चल ए नहीं, एक ही बात है। तो ये रॉड है, रॉड यहाँ से यहाँ स्विंग करके B पे चला जाता है, जो कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ठीक है। तो फिर से वही चेंज निकालना है, तो चेंज क्या होगा, U - U है B, तो अब क्या लिखेंगे, U में क्या लिखेंगे MGH, तो MGH कितना है, यहाँ से सेंटर कितना स्पेस है वो देखते हैं। हाँ, कोई देखो यहाँ पार्टिकल है तो या कोई सेंटर नहीं है, लेकिन जब इसे रॉड हो या ऐसा कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो तो सेंटर टू सेंटर देखेंगे, तो सेंटर ये है और इसका सेंटर क्या है, यहाँ सेंटर है, ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस कितना है, तो ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये पूरा लेंथ L है, तो ये L/2 हुआ, और ये कितना हुआ, तो ये L/2 sin 30 होगा, क्योंकि ये तुम्हारा कहाँ गया, हाँ ये L है, सॉरी ये L है, तो ये क्या होगा यहाँ से देखना है, तो ये L/2 हुआ, तो L/2 cos 30 हुआ, तो ये तो क्या होगा L/2 sin 30, ठीक है ना, L/2 sin 30, तो L/2 sin 30 हुआ, तो कितना हो गया sin 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4, तो ये हो गया, तो क्या हो गया MGH होता है, तो H कितना हो गया L/4 प्लस L/2 प्लस
L/2 तो कितना हो गया LCM 4 हो गया, ये L हो गया, ये 2L हो गया, कितना हो गया 3L/4 हो गया ना। तो 3L/4 तो आ गया, mg तो हो गया, ठीक है। 3L/4 क्या है डिस्प्लेसमेंट ए पे, तो रेफरेंस लेवल मैंने यही लिया है ए के, तो ए ये लिया है और ये डिफरेंस लेवल लिया, तो एम क्या होता है mgh होता है ना। तो h कितना है रेफरेंस लेवल से, कितना सेंटर दूर है 0, तो यहाँ 0 आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। ये तो पता ही है, करते आओ बचपन से, मतलब कि हर जगह करते आए हैं इसे। क्या है ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। u = x² + y² रहेगा तो फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे ऐसे u की जगह पे क्या लिख देंगे x² + y², ये लिख दिया और ये लिख दिया, और x को x से ही करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, y से नहीं करेंगे, y को करेंगे तो क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हो, लेकिन 0 नहीं लिखा मैंने, बस हो गया। और y को सिर्फ y से करते हैं तो -2y आया, माइनस यहाँ पर है, तो ये आंसर हो गया, ये फोर्स का आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा सवाल भी आता है बहुत बार। फिर यहाँ पर देखो एक ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझो पहले, फिर से समझो, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पहले, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ किसका है यू का, यहाँ लाइन क्या है किसका है, ये यू का, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी का है। तो यहाँ पर क्या है मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी आया, तो मिनिमम दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा पुश करोगे तो वापस वहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ बॉल रखा, थोड़ा सा पुश किया तो क्या आएगा वापस वहीं आ जाएगा, यहाँ भी पुश करोगे तो क्या आ जाएगा थोड़ा, फिर वापस वहीं आ जाएगा। तो स्टेबल का मतलब होता है कि थोड़ा सा पुश करो तो वापस वहीं आ जाएगा। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना है सब। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा पुश करोगे तो वापस नहीं आने वाला, ये वापस नहीं आएगा ना, चला जाएगा, तो वो बात हो गया। यहाँ पर कोई बॉल रखा हो, यहाँ चलाओगे तो क्या होगा, लेवल चेंज नहीं होगा, मतलब कि भले ही इधर जाएगा इस रास्ते जाएगा, लेकिन लेवल इसका ऊपर ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसमें यहाँ के देखो ऊपर जा रहा था ना, लेवल चेंज हो रहा था, लेवल से ऊपर चला गया, यहाँ भी लेवल से नीचे चला गया, लेकिन ये लेवल नहीं चेंज होगा, लेवल वही रहेगा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर कांस्टेंट हो, कोई उतार चढ़ाव ना हो, तो क्या बोलोगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, लेवल वही रहेगा, ठीक है। अब देखो एक बॉडी है जिसका मास m है, m kg का, स्लाइड फ्रॉम रेस्ट अलॉन्ग द कर्व ऑफ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम पॉइंट A to B इन अ फ्रिक्शनलेस पाथ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट B, ठीक है। तो सवाल बस सिंपल सा है कि यहाँ पर से यहाँ जाता है बॉल, तो तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट B, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, बस वही चीज़ है। क्या लगा दोगे बोलो बस जल्दी जल्दी, वर्किंग थ्योरम लगा दोगे, तो वर्किंग थ्योरम लगा दोगे क्योंकि वेलोसिटी निकालना है ना, बस। तो क्या नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी कारण गिर रहा है, तो ग्रेविटी इक्वल टू ये mg, क्या एच कितना होगा r+, तो सेंटर से यहाँ की दूरी, यही देखोगे ना, ये दूरी कितना होगा, तो ये दूरी कितना है, ये तो रेडियस हो गया, तो रेडियस, और ये कितना हो जाएगा, ये r है, तो ये r cos 45, तो ये कितना होगा r sin 45, तो r/√2, तो r+r/√2 दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो गया, तो r+r/√2, आई हाफ mv² हो गया, माइनस इनिशियल क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। रेस्ट से तो इनिशियल 0 हो गया, ठीक है। तो इसको बस काट छाट करो, काट फाट के करो, और जो भी करना है करो, और फिर आ जाएगा तुम्हारा ये आंसर वेलोसिटी का, ठीक है। लॉजिक समझो। उफ, देखो सर्कुलर टेबल है, रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, देयर इज स्मूथ ग्रूव अलोंग अ रेडियल डायरेक्शन ऑफ द टेबल, स्टील बॉल इज, ठीक है। देखो क्या ये रहा है कि ये जो है एक सर्कुलर टेबल है और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ये JEE मेन 2024 में आ चुका है, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है देखो अब, ठीक। तो हाँ, तो ये ओमेगा है, ओमेगा से घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे टेबल है, और ये JEE मेन 2024 में आ चुका है, ठीक है। क्या एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा था, हाँ ठीक है, हाँ तो ये है, हाँ फिर से वही बात, टेबल है और ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और 2024 में आ चुका है, ठीक है। तो ये है, ये यहाँ पर स्टील बॉल है जो कि सेंटर से 1 मीटर दूर है, और इसकी जो लेंथ है या जो रेडियस है वो 3 मीटर है, ठीक है। ये सवाल में गिवन है, तुम्हें बताना क्या है, बताना है कि द रेडियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बतानी है, रेडियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल एट द टाइम बॉल लीव द टेबल। जब ऐसे घूमेगा गोल गोल तो टेबल के बॉल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बॉल, जैसे गोल घूमे तो क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तेज़ी से घूम रहा है, तो बॉल, ये बॉल क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो बाहर जब जाएगा तो उस समय बताना है वेलोसिटी क्या है इसकी, और वेलोसिटी x√2 है एक्चुअली, तो x की वैल्यू बतानी है, ऐसा है सवाल, ठीक है। समझ में आ गया, दिमाग में आना चाहिए। मैंने जो लिखा भी है कि गोल गोल घूम रहा है तो माइंड में आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वही बाहर निकाल के उसको धक्का दे के बाहर घसीटेगा,
तो बस लिखो, लिखना सीखो, दिमाग मत घुमाओ, लिखो पहले। ये लिख दिया, जब ये लिखोगे तो फिर दिमाग में आएगा कि वेलोसिटी की बात कर रहा है तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं भी एक्सेलरेशन पूछ नहीं रहा है, वो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। और कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, लिख दिया, फिर वी डी वी कर दिया, डी एक्स को एक्स के साथ रख दिया और लिमिट डाल दिया 1 से 3, क्योंकि रेफरेंस ये ले रहे हैं ना, ये रेफरेंस है क्या, क्योंकि यहीं से 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर दूर रखा हुआ है, तो रेफरेंस ये हुआ। ये रेफरेंस मैंने लिया नहीं है, मतलब लेना ही पड़ा, क्योंकि 1 मीटर दिया हुआ है। कहाँ से दिया हुआ है? एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर कहाँ से? यहाँ से डिस्टेंस है ना 1 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1 मीटर ये रेफरेंस है, तो यही रेफरेंस से ले, तुम्हें भी यही रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कितना है? 1 मीटर पे है, और जाएगा कहाँ? लास्ट कहाँ जाएगा? 3 मीटर पे जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 3 मीटर। तो रेफरेंस क्या इंडिकेट कहाँ से करोगे? 1 से 3। तो 1 से 3 इसको इंडिकेट करो। इसके बाद कर लो अब, ठीक है, ये सब इंडिकेशन है, कर लिया, लिमिट डाला हो गया, तो 2√2 आ गया। और एक्स की वैल्यू बताना था ना कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो कितना है? 2 है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ़ अ रबर बॉल फॉल फ्रॉम हाइट h एंड रिबाउंड अप टू हाइट h/2 तक आता है तो परसेंटेज लॉस टोटल एनर्जी कितना होगा? तो देखो, टोटल एनर्जी पूछा है। टोटल एनर्जी मतलब दिमाग में आएगा कि वर्क डन टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी से काम चलेगा, पोटेंशियल कोई चर्चा नहीं हो रहा है। टोटल वर्क डन मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज, मतलब ठीक है। तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब अरे यही हुआ ना, यही हुआ ना चेंज, ठीक है। तो वही है, चेंज हो गया इंटू इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो बस हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना है, इनिशियल फाइनल, और फिर रख देना है, बस वही बकवास सवाल है। तो वेलोसिटी निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? देखो, एक तो बिफोर कोलिजन क्या होगा? √2g से नीचे गिर रहा है। अरे वेलोसिटी कैसे निकाला? √2g निकाल लिया ना, पता ही है, ठीक है। और बाद में क्या हो गया? 2gh/2 हो गया, ठीक है ना, हाइट h/2 हो गया, तो √gh हो गया। तो चेंज कितना हो गया? तो ½ m, फाइनल क्या हो गया? v², या इनिशियल ये हो गया, ठीक है। और फिर इनिशियल यहाँ पर रखना, इनिशियल ये हो गया, काटा छाटा तो -50 आ गया। -50 तो ऑफकोर्स यहाँ पर बोला है शायद कि लॉस, हाँ लॉस लिखा हुआ है, मतलब कि माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है तो क्या आ जाएगा? 50 आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो फिर से, कोई बड़ी सवाल नहीं है, हो जाएगा। आखिरकार लास्ट सवाल पहुँच गए, ओह माय गॉड। देखो लास्ट सवाल है, और फटाफट देखो एक बार। तो मैं इस पर ज़्यादा एक तरीका बता दूंगा, दूसरा तरीका तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, मैं दिखा दूंगा, खुद पढ़ लो एक बार, ठीक है। अब ताकत नहीं है। देखो यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ पर है, 37 डिग्री पे है, ये ऐसे है, मास 2 kg 37 डिग्री पे है, ये नीचे गिर रहा है, और 4.8 मीटर अवे रखा हुआ है। तो ये इतनी डिस्टेंस जो है ये कितना है? 4.8 मीटर, ठीक है। कंप्रेस करता है, कंप्रेस जब इसको नीचे गिरेगा तो ये कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस किया कितना किया? 20 सेंटीमीटर, इसको धक्का देके दबा दिया। 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली ये ब्लॉक जो है वो 5 मीटर नीचे गिरा। 4.2 तो 4.8 तो पहले से 20 मीटर कंप्रेस हुआ, तो 5 मीटर हो गया टोटल। स्टॉप्स मोमेंटरली, मतलब थोड़ा देर के लिए रुका और फिर रिबाउंड हुआ, फिर वापस चला गया, और कितना गया? 1 मीटर अप द इंक्लाइन, ठीक है। तो फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो यहाँ पर है म्यू, उसका वैल्यू कितना होगा। तो कौन कौन कर रहा है? नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी कारण, और एक लग रहा है फ्रिक्शन, तो वर्क बाय ग्रेविटी और फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्प्रिंग भी तो लगा रहा है फोर्स, तो रुक जाओ, सबर करो, मैं जो देख रहा हूँ पे सुन लो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय, अरे क्या हो गया? हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है? तो mg sin थीटा, ऑफकोर्स नीचे गिर रहा है तो किससे गिर रहा होगा? mg sin 37 से, तो 37 हो गया। और कितना ये ग्रेविटी डिस्प्लेस करवाया? देखो 4.8 तो पहले नीचे गिरा, फिर 0.2 जो हुआ वो ये हुआ डिस्प्लेस हुआ, और फिर 1 ऊपर भी गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि 1 रिबाउंड हुआ बाद में, तो 1 मीटर। तो 4.8 और 0.2 तो एक ही डायरेक्शन में था, 1 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस में आएगा। तो इसे लिखा 4.8 + 0.2 -1, समझ में आ रहा है? ये टोटल mg इसमें ऐसे पूरे में काम कर रहा है। वहाँ देखो, जहाँ तक mg काम कर रहा है वहाँ तक पूरा का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। mg वहाँ तक काम कर रहा है, वहाँ उसके बाद रुक गया है, वहाँ उसके बाद कोई क्या हो रहा है ब्लॉक का कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहीं तक रुक गया है, मतलब ये अब सपोज करके करना है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अफकोर्स माइनस में होगा तो माइनस म्यू mg cos 37 हो जाएगा। और फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमेशा लगेगा, उससे वो हमेशा अपोजिट ही लगता है, तो अपोजिट लगता है, ये माइनस पहले दे दिया तुमने। और फ्रिक्शन किस में होगा? 4.8 में भी लग रहा है, 0.2 में भी लग रहा है, 1 में लग रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्शन चेंज हो गया तो प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रिक्शन में, ठीक है। वो अफकोर्स यहाँ माइनस तुमने दे दिया तो वो सिग्निफाई हो गया।
फाइनल जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के बाद कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ, तो 1 मीटर बाकी रुक गया। इनिशियल जीरो ही है, क्योंकि सीधी सी बात है, कहीं कुछ लिखा होगा। स्लिप कर रहा है, मतलब वही स्लिप का मतलब ये होता है कि जस्ट धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब धीरे धीरे गिरने मतलब कि इनिशियल जीरो हो गया। अब इसके बाद इसको काट छाट करो, खुद करो, जो करना है कर लो, और उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा ये। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ, तो मैं दिखा देता हूँ, खुद देख लो, पढ़ लो। मैंने अब मैं बोलने का हिम्मत नहीं है, देखो पढ़ो इसको, पढ़ो, पढ़ते जाओ। यहाँ पर प्लस माइनस ध्यान देना, प्लस माइनस कैसे लिख रहा हूँ मैं, सोचना। यहाँ पर देखो, यहाँ ये माइनस है, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो समझ में आना, ये सोचना खुद से क्यों माइनस। प्लस माइनस ध्यान देना, इग्नोर मत करना कि हाँ ये लिख दिया तो बस हो गया। लिख दिया तो अच्छी बात है, ठीक है, तो मैं सोच लिया, लेकिन प्लस माइनस ध्यान देना। यहाँ पर ये प्लस में है, ठीक है, कुछ सोचो, सोचो और दिमाग लगाओ, जो भी है, अगर है तो, ठीक है। दोनों इक्वेशन कंपेयर कर दिया है, तो आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें अगर स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा होता तो म्यू की वैल्यू यहाँ कहीं किसी एक इक्वेशन में म्यू की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो के निकल जाता स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट करने के लिए ये करना ही पड़ा, लेकिन और कोई तरीका है तो यहाँ पर इस तरीके से काम चल जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया ना, सभी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये पढ़ो एक बार, ठीक है, पढ़ लिया, सोचो कैसे लगा, तुम्हें सोचना है। अब दीवार में आया कि पावर का कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, तो पावर का क्वेश्चन खुद से कर लो। अब पावर का क्या होता है, खुद से पी बाई क्यू कुछ कर लो, 2-3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहीं रखते हैं आज के लिए, और वर्क थ्योरम खत्म हुआ। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। अब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और फिर से मैं एक लाइन रिपीट करना चाहूँगा, वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो देख के बस कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। प्रॉब्लम करोगे वीडियो देखने के बाद, और कम से कम 60-70 क्वेश्चन करोगे तुरंत, तो फिर जाके चलो कुछ हो सकता है, अब कुछ अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो बाय।